तो मैंने खाना छोड़ा हुआ है। आज 34th डे है और मैंने खाना नहीं खाया। खुली बात में जो बैंक्स और ईएमआई क्रेडिट कार्ड का है वो ऑलमोस्ट 55-60 लाख होगा। तो आप ये कह रहे हैं अगर आपको पता चलता कि लोग आपको जेन्युइनली मिस कर रहे हैं, पुलिस हो या दोस्त हो, वो देखकर आप वापस आ जाते? मेन मुद्दा है कि मम्मी डैडी का अगर वो इस ढंग से जो परेशानी उनको हुई है वो मुझे पता चलती है उसमें कि वाकई इतनी परेशानी हो रही है, मेरा वो फोकस है, मैं इमीडिएटली आ जाता। पाजी, क्या आप रिग्रेट करते कि आप अपने माता पिता को छोड़ के गए दिल से? माँ बाप को जो तकलीफ हुई उसको रिग्रेट करता हूँ। ये दौरान आप सुइसाइडल हुए थे? मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि तो 2012 में जो हुआ उसमें उन्होंने मुझे रिप्लेस किया था, मैंने नहीं छोड़ा था। क्या वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट टॉक्सिक है? आपका क्या प्रॉब्लम था जतिन जी के साथ? प्रॉब्लम ये होता था कि अब जैसे यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, तो सुबह 7 बजे बुला लिया। अब 7 बजे मैं आ गया हूँ और मेरा शूटिंग शुरू होने वाला है 12 साढ़े 12 बजे। असित मोदी आपके साथ कैसे थे? मैं ये कहूँगा असित मोदी सर हमारे जो बॉस हैं या एक्स बॉस थे, शुरू में बहुत 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 अच्छे थे। प्रिया और मानव राजदा मेरे शो पे आए। उन्होंने कहा एटमॉस्फेयर जो सेट पे था वो परिवार जैसे नहीं था। सही कह रहे हैं या गलत? काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं। असित जी और जेनिफर जी को मिलाने की कोशिश कर रहे थे आप, अब सफल नहीं हुए मिलाने में? नहीं। क्यों? वो होता है कुछ लोगों को नहीं करनी थी उस समय वो चीज़ें। मैंने कौन सी साइड, जेनिफर साइड की असित जी साइड? असित जी साइड। शाहरुख खान साहब के साथ जो पिक्चर आई थी उनकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हमारा एक सिख भरा वहाँ पे है, तो वो मेरे सीनियर हैं एक तरफ से एक्चुअली, तो मैं कभी उनके लिए गलत सोच नहीं सकता। वो पीछे मुझे 2-3 बार मिले, जेठापरा मतलब दिलीप भाई की वो बेटे की शादी थी तब मिले, उन्होंने स्टेज पे मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई, मैंने उनके साथ खींची फ़ोटोग्राफ। कभी ये जहन में आया कि मैं असित मोदी जी को फ़ोन करूं और बोलूं मुझे अब पैसे की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, आप मुझे वापस लेंगे? ये आया थॉट आपके जहन में? मैं असित भाई से मिल के आ गया। क्या महिलाओं को सही तरीके से इज्जत के साथ सेट पे ट्रीट किया जाता है, हाँ या ना, या थोड़ा ग्रे एरिया है उसमें? थोड़ा ग्रे एरिया है। ओ यारो, आपका अपना प्यारा सिद्धार्थ कनन, ओ सब्सक्राइब कीजिए इसके ये यूट्यूब चैनल को नाउ, अभी इसी समय। ओ कितना की नहीं कर देता। शाबाश, थैंक यू, लव यू ऑल। गुरचरण जी कैसे हैं आप? ये जो हंसी है किस कारण है बताइए? अब आपके सामने बैठा हूं तो रब जी की मेहर है। भाजी भाई जैसा भी हूँ रब जी की कृपा से, जैसे उन्होंने रखा है सब बढ़िया। सुकून है कि नहीं अंदर? अंदर सुकून है, बाहर नहीं है। तो बाहर का सुकून और अंदर का सुकून एक ही चीज होता है कि नहीं? एक ही चीज़ होता है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि अंदर का सुकून से ही बाहर का सुकून होता है वैसे। लेकिन बाहर के सुकून में क्या है ना कि अभी कुछ चैलेंजेस हैं लाइफ के, तो मुझे 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया है मुंबई आए हुए। काम ढूंढ रहा हूँ, कोई बढ़िया काम मिल जाए, फर्स्ट क्लास मिल जाए, क्योंकि लोग मुझे देखना चाहते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, थैंक्स टू रब जी। और मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और मुझे पैसे भी कमाने हैं, पैसे कमाने हैं ताकि अपना जो भी एक्सपेंसेस है उसका ध्यान रख सकूँ, मम्मी डैडी के लिए मेन कर सकूँ और उसके बाद अपने कर्जे उतार सकूँ। अभी मुझे बताइए, अंदर के सुकून में भी जाएंगे, बाहर का जो माहौल है, क्या तकलीफें आप झेल रहे हैं अभी? दिल से बताइए, सोचिए कि भाई के साथ बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैं भाई मानूंगा, मेरे लिए सारे हिंदुस्तानी मेरे भाई हैं। हाउ स्वीट। तो आप वैसे तमिलनाडु से हो, वनक्कम। सत श्री अकाल पाजी, हम सब एक हैं। हम सब एक है, क्योंकि इधर रैयर पर अभी हमारे होते थे, मतलब रोल में तनुज, तो मैं अकेला था जो उनको बोलता था ओ मेरे चेन्नई के शेर, तो मैं उसको शेर ही बुलाता था, तो मेरा चेन्नई का शेर है। तो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मुझे तमिलनाडु की मतलब फिल्म्स बहुत पसंद है, तमिल मूवीज़, रजनी सर, कमल सर, विजय सर। और मैंने बोला भी जैसे आपको कि मैंने तमिल में देखी थी बेंगलुरु में, वैसे बेंगलोर था उस समय, अब बेंगलुरु हो गया। तो तकलीफ ये है कि बस अभी काम ढूंढ रहा हूँ, काम बढ़िया मिल जाए, मेरी सेकंड इनिंग्स शुरू होनी है, रब जी का जब हुक्म होगा हो जाएंगी। और पैसे कमाने हैं क्योंकि एक्सपेंसेस तो आ जाती हैं, EMIs आ जाती हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स आ जाती हैं। तो आज भी मुझे पैसा मांगना पड़ता है, तो कुछ भले लोग हैं जो दे देते हैं मुझे पैसा, लेकिन कर्जा ऊपर और चढ़ रहा है उतरने की बजाय।
तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो उतर जाए। मैं अपने मम्मी डैडी की बहुत अच्छी सेवा करना चाहता हूँ, जो मैं अभी वैसे नहीं कर पा रहा जैसा मैं चाहता हूँ दिल से। अभी जैसे आपको सच आपने बोला तो सच ये भी बोल दूं कि उनकी मुझे दांत लगवाने हैं दोनों को, खाने में उनको तकलीफ़ होता है तो बेचारा वैसा खाना खाते हैं कि वो बिना दांतों के जैसा होता है। उनको कानों का वो मुझे ईयर के जो होते हैं वो लगा के देने हैं ताकि उनको सुनाई नहीं देता है, तो ऊंचा बोलना पड़ता है। तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है उनसे गुस्सा कर रहे हैं जब मैं दिल्ली में था उनको। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, और ये पैसा आएगा तभी होगा। और मैं दिल से एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं अपनी सेकंड इनिंग्स चाहता हूँ रब जी शुरू कर दें। इसीलिए मैंने आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने खाना छोड़ा हुआ है। आज 34th डे है और मैंने खाना नहीं खाया। कुछ जगह मैं खा लेता हूँ, जैसे मैं एक गुरुजी का आश्रम है वहाँ चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ गुरबानी का पाठ होता है, तो वहाँ मंडे को ही जाता हूँ, क्योंकि मंडे को वहाँ पे या तो समोसा मिलता है या ब्रेड पकौड़ा और साथ में चाय और मीठा मिलता है। अगर दूसरे दिन जाऊँगा तो वहाँ पूरा लंगर मिलेगा, तो मैं इसलिए उस दिन नहीं जाता हूँ ताकि मैं लंगर ना छकूँ उधर। रब जी मुझे माफ़ करें उसके लिए। और कहीं पे कोई प्रसाद मिलता है तो उसको मना नहीं करता हूँ कि भगवान जी का होता है। तो एक बार नहीं खाया था तो मुझे लगा भगवान जी शायद नाराज़ हो गए हैं, तो मैंने इसलिए वो डिसाइड किया कि मैं प्रसाद खा लूँगा। अदरवाइज़ मैं दूध पी रहा हूँ, कोकोनट वाटर पी लेता हूँ, चाय कॉफ़ी पी लेता हूँ, वाटर पी लेता हूँ। और पीछे थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी तो मैंने वो रोज़ मिल्क टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ा शुगर होता है वो ले लेता हूँ, ताकि क्योंकि काम तो करना, अब आपके पास भी आया हूँ, अगर वही ताकत नहीं रहेगी तो कैसे होगा। और सच्ची रब जी की मेहर है कि इस वही अभी जोश है, वही एनर्जी है, ये रब जी की मेहर है तभी है। मैं ये समझना चाहता हूँ, मैंने 34 डेज आप सिर्फ लिक्विड पे रहे, यस। वापस एक लाइन में मुझे कारण बताइए क्या है। कारण यही है कि मैंने रब जी को बोला कि 4 साल हो गया, 4 साल से मैं बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब फेलियर ही फेलियर मिला है। तो अब थक गया हूँ इस चीज़ में, क्योंकि अब पैसा आना चाहिए, अपना पैसा आना चाहिए। क्योंकि अपने का मतलब यह है कि मतलब अर्निंग्स हो, मेहनत करूँ जैसे हमेशा किया है, 12-12 घंटे मेहनत किया है हम लोगों ने, आज भी वही मेहनत करना चाहता हूँ। तो वो काम सामने से आए और मैं उसी मेहनत से वो मेहनत करूँ जिसमें मतलब लोगों को अच्छा लगे और मेरे पास पैसा आए, तो मैं अपने मम्मी डैडी का सही ढंग से ध्यान रख सकूँ और उसके बाद मेरे जो कर्जे मैं उनको उतार सकूँ। तो कितना कर्जा है आपका, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? काफ़ी ज़्यादा है। बताइए ना, अगर बैठे तो खुले बात कर रहे हैं। खुली बात में जो बैंक्स और ईएमआई क्रेडिट कार्ड का है वो ऑलमोस्ट 55-60 लैक्स होगा। 60 लाख का कर्जा है जो बैंक्स और ये इसका क्रेडिट कार्ड का है। और दोस्तों से भी अपने पैसा लिया हुआ है। यस, और मेरे कुछ बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मुझे दिया है, ऑलमोस्ट इतना ही उनका भी है। कितना है वो? ऑलमोस्ट इतना ही है। माने 60 लाख बैंक का, क्रेडिट कार्ड का, 60 लाख दोस्तों से, माने 1.2 करोड़ Almost. कर्ज। ये दोस्त पैसे मांगते हैं आपसे कि दे चुके हैं और उसके बारे में जिक्र नहीं किया? रब जी की बड़ी मेहर है, मतलब ज़्यादातर दोस्त नहीं मांगते हैं, कुछ एक दो बोलते हैं, इट्स ओके, लेकिन वो भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। पर बदतमीज़ी नहीं किसी ने भी कभी की। बहुत अच्छे हैं, और मैं कह रहा हूँ आज की दुनिया में भी ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदद की है, और रब उनका भला करे। मैं कह रहा हूँ, मैं आपके इसमें शो में जितने पे भी लोगों पे कर्जे हैं, मैं दिल से रब जी से ये अरदास करता हूँ कि रब जी सबके कर्जे उतारो, और सब लोग, आप लोग अपने अपने भगवान जी से, रब जी से, खुदा जी से, जिनको भी आप मानते हो उनसे जुड़ो, वो आपकी सुनेंगे। मैं भी उनसे प्रेयर कर रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। वो बहुत प्यार करने वाला है, वो बहुत दयालु कृपालु है। आज मैं इधर बैठ के भी आपसे ये बात कर रहा हूँ ना, तो उसकी कृपा है, तो वो आपके भी सुनेंगे। और मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगा सिद्धार्थ, मतलब मैं ऐसा, सब लोग मदद करते हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि रब जी ने अगर मुझे उस लायक बना दिया कि मेरे पास बहुत अच्छा पैसा आया, मेरी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं रही हैं। मतलब मैं आज किराए के मकान में भी रह रहा हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरा अपना मकान नहीं है, नहीं बनेगा तो भी आई एम ओके विद डैट। पर मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, मेरे पास अगर 10 करोड़ है, मेरे को 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो मैं 8 करोड़ रुपया सीधे उसमें से उन लोगों पे लगाऊंगा जिन पे कर्जे हैं। कर्जे नहीं होने चाहिए किसी पे भी, बहुत तकलीफ देता है, खासकर जिसके बैंक के हैं, ईएमआईज़ है, क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो मैं जेन्युइनली वो टीम रखूँगा जो पता करेगी कि इन लोगों को जेन्युइन है प्रॉब्लम, तो मैं उनको बुलाऊँगा, उनके साथ बैठ के उनके साथ वो भी करूँगा कि अभी आपको काम करना है, मेहनत करनी है, कर्जे उतारता हूँ अगर भगवान मुझे उस लायक बना देते हैं तो। क्योंकि यार बाकी सब चीज़ें सहन हो जाती है, ये सहन नहीं होता, मार जाता बंदा, बहुत बुरा होता है। पाजी, इतना प्यार करते हो माता पिता से आप, और मैं फील कर सकता हूँ और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, फिर माता पिता को छोड़ के गायब क्यों हो गए आप?
गायब हो गए थे, क्योंकि एक तो ये भी धक्का लग रहा था कि उनके लिए वो नहीं कर पा रहा हूँ जो करना चाहता हूँ, और कुछ चीज़ें हुई थी जिसमें बहुत हर्ट हो रहा था। बहुत करीबी लोग थे, तो वो जैसा जैसा बिहेव कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पे वो विश्वास नहीं किया जा रहा, ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, जैसी चीज़ें हो रही थी। और वो मुझे बहुत 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 धक्का मारती हैं, तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जो बेस्ट से बेस्ट कर सकूँ वो करूँ। और फिर वो ऐसे हालात हो गए जहाँ पे बस मैं घर से निकल गया और मुझे पता नहीं था, मुझे एक बात पता था, मुझे हिमालयाज़ पे पहुँच जाना है। वहाँ बस रब जी जोड़ लें अपने आप से, कोई संत महापुरुष मिल जाएं जो रब जी से जुड़े हों, तो वो हमें राह दिखा दें। तो ऐसा सोच के मैं निकल गया था, मुझे नहीं पता था मैं किधर जा रहा हूँ। घर से निकला तो बस ऑटो पकड़ के उधर बाईपास पहुँच गया था। बाईपास पे वो अमृतसर की बस मिली, जो करीब आधे घंटे बाद मिली, क्योंकि बहुत बस से आ रही थी, पर मुझे लगा था वो सीट नहीं है उसमें, कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, वैसा करके सोच रहा था। फाइनली अमृतसर की एक बस आई, काफ़ी पीछे मुझे उसमें सीट मिली, पर मैं फिर निकल गया वहाँ से, क्योंकि मैंने कहा बस रब अपने पास पहुँचा दे। मैं लुधियाना में था, चंडीगढ़ में था, शिमला में भी था, और भी बहुत जगह थी वहाँ गया था। तो मैं रेलवे स्टेशन पे भी सोया हूँ, मैं बस स्टैंड पे सोया हूँ, ट्रेन का जो जनरल कंपार्टमेंट होता है मैं वहाँ पे भी सोता था, टिकट लेके चढ़ता था ऑफ कोर्स। तो ऐसी ऐसी जगह टॉयलेट्स करने जाता था जहाँ करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत गंदा होता था, और कभी कभी बहुत अच्छा भी मिलता था। एसी बस में भी चला जाता था जब बहुत नींद आ रही होती है और कुछ लगता था कि सोने को नहीं मिल रहा है। वही गुरुद्वारे में भी कि था, और वहाँ पे बस गुरुद्वारे में सबसे बढ़िया होता था क्योंकि वहाँ पे नहाने धोने को मिल जाता था, ऊपर से रात को मतलब सोना नहीं होता था, तो रब जी से जुड़ने को मिल जाता था। क्योंकि हर जगह कहते हैं कि वो हम में जैसे कहते हैं अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है, तो वो वेले में उनके साथ जुड़ने को मिलता था, और जो मैं चाहता था वो मुझे गुरुद्वारे में मिलता था एक्चुअली। तो ज़िंदगी बस देख ली 25 दिन में। अभी मेरा यही है कि भाई मैं सबको वापस बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक घर है, चाहे किराए पे ही है, आप पे कोई कर्जा नहीं है, आपको खाने को मिल रहा है ना, आप भगवान का शुक्रिया कीजिए, अपने रब जी का शुक्र कीजिए, आपकी बहुत अच्छी लाइफ है। कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी हो, मेरे पास ये मकान हो, कुछ नहीं। अगर रब ने ये भी बख्शा है ना, तो आप ले लो वो चीज़ दिल से। आपको और जो आगे चाहिए होगा ना, आपको वो भी मिलेगा, रब जी देंगे। पर शिकायत करना बंद कर दो, शुक्राना करना शुरू कर दो। क्योंकि लाइफ में देखिए एक बात सच हो चुकी है, हमें जीवन मिल चुका है, दूसरी सच्चाई है सबको इस जीवन से जाना है, और ये जो जीवन है ये सुपना है, सपना है। ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, 9वें गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी में है पूरा। तो ये सपना सबका टूटेगा। एक और आता है, राम गयो रावण गयो। तो आप चाहे राम जी बन के जाएंगे या रावण जी बन के जाएंगे। अब रावण जी का भी मैं कहूँ तो उनमें भी कितनी खूबियाँ थी कि उन्होंने इतनी मतलब शिव जी की भक्ति की थी कि शिव जी ने आके उनको वरदान दिया था। तो कहीं ना कहीं वो अच्छाई भी तो थी उनके अंदर। ठीक है, उन्होंने जो गलत किया था वो गलत किया था, डैट इज़ एक्सेप्टेबल। उसमें उनके साथ बहुत कुछ जो भी हमारी चीज़ हुई। तो मेन मैं मुद्दा वहाँ कहना चाहता हूँ कि राम गयो रावण गयो, कि आप जो भी इस अवस्था में है, जाना तो है, सपना तो टूटेगा एक दिन। तो क्या लेके जाने वाले हो, अमेरिकन ड्रीम या इंडियन ड्रीम लेके जानी है? पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं हर बात आपकी मान रहा हूँ जी, और मैं फील कर रहा हूँ, मैं वापस वहाँ जाना चाहता हूँ। एक दिन आप उठे, बिना बोले घर से निकल गया, कुछ कैरी कर रहे थे साथ में? थोड़े से कपड़े थे, बहुत ही कम, बैग था मेरे पास। और जब आप घर से निकले, माता पिता क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे या फिर क्या कर रहे थे उसमें? डैडी का बर्थडे था उस दिन 22 अप्रैल। मैं डैडी का बर्थडे रात को भी मनाया था 12 बजे, फिर दिन में भी उनको बोला था, विश किया था। फिर जब निकला था तो दोनों को मिलके ही मैं निकला, क्योंकि मैं हमेशा उनसे मिलके ही जाता हूँ जब भी मैं निकलता था। उनको मालूम था कि आप घर छोड़ के जा रहे हैं और आएंगे नहीं 25? तो आप क्या बोल के निकले थे? वही मुंबई जा रहा हूँ, क्योंकि मुंबई का टिकट किया हुआ था। मुझे ये था कि मेरे 2 भाई और 1 बहन है, वो उनको संभाल लेंगे अच्छे ढंग से। और मुझे ये भी था कि 2-3 दिन में सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं याद रखेगा कोई। आपको भूल जाएंगे? हाँ, सब लोग, मतलब मैं मेन मम्मी डैडी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा था कि मतलब जैसे कंप्लेंट तो होगी अगर मैं नहीं मिलूँगा तो फिर थोड़े टाइम के बाद होगा कि वो पुलिस ढूंढेगी, 1-2-3 दिन ढूंढेगी, और कितना ढूंढेंगे, फिर छोड़ देंगे वो लोग। मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं जब भी, मैंने ये बात पहले भी शेयर की है कि वो जब जनरल कंपार्टमेंट में मैं चढ़ता था तो उसमें 3 दरवाजे होते हैं जहाँ पे आप चढ़ सकते हो। तो बीच से आप चढ़ते हो तो वहीं वो कुर्सी होती है सिंगल वाली, जहाँ पे लोग बैठते हैं। तो मैं वहाँ खड़ा होके, जो उधर बैठा होता था उसका मोबाइल चल रहा होता था, उसमें चेक करता था कि वो इंस्टाग्राम देख रहा है तो कहीं तो मेरी मिसिंग की न्यूज़ आएगी उसमें। मैंने कितने मतलब ऐसे लोगों के मोबाइल देखे, कहीं मुझे दिखा ही नहीं कि सोडी इज़ मिसिंग ऐसा। क्या बोल रहे पाजी, हर सच जगह में तो यही था। पर मैंने जहाँ जहाँ देखा वहाँ कहीं नहीं लोग मिला। हिल गए थे, लोग दिन रात बात कर रहे थे कि आप कहाँ हैं। हम जैसे लोग जो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं,
जानते कि आप ये शो करते, हम लोग सब हिल गए थे और आप बोल रहे आपको पता ही नहीं था कि जी कैसे पाजी? मुझे क्या पता, अब इसमें रब जी का क्या हुक्म था मुझे नहीं मालूम। मेरे पास मोबाइल तो था नहीं, तो मैं जहाँ जहाँ पे भी ऐसे करके देखता था। अब किसी को ऐसा तो नहीं कह सकता अपना मोबाइल देख, मैं स्पेशली चेक करूँ तो उसको पता चल जाएगा। तो मैं ऐसे करके वो चेक करता था, मुझे कहीं वो न्यूज़ नहीं दिखी। और मुझे अगर वो दिखी होती तो मैं कब का वापस आ गया होता। और मेरा पर्सनली था ही नहीं कि मैं वापस आऊँ, सच्ची। मैं हो जाता है, पता नहीं बाकियों की ज़िंदगी का नहीं पता, मेरी ज़िंदगी में हो गया। मैं तो चाहता था। तो आप ये कह रहे हैं अगर आपको पता चलता कि लोग आपको जेन्युइनली मिस कर रहे हैं, पुलिस हो या दोस्त हो, वो देखकर आप वापस आ जाते? मेन मुद्दा है कि मम्मी डैडी का अगर वो इस ढंग से जो परेशानी उनको हुई है वो मुझे पता चलती है उसमें कि वाकई इतनी परेशानी हो रही है, मेरा वो फोकस है, मैं इमीडिएटली आ जाता। क्योंकि जब मैं 12 मई को मेरे बर्थडे के दिन मैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर पहुंचा था, तो वहाँ पे मैं 2 दिन था। 2 दिन मेरा मतलब उधर जो मुझे स्पिरिचुअल में चाहिए था वो मुझे उधर बहुत अच्छे ढंग से रब जी ने कृपा की और मुझे दिया। वहीं पे मेरी थोड़ी फीलिंग्स चेंज होनी शुरू हुई थी। क्या फीलिंग्स चेंज हुई? फीलिंग्स चेंज ऐसे हुई थी कि मैं रब जी से हमेशा बात करता था, क्योंकि मैं आगे नहीं जा पा रहा था। जब हिमालयस की तरफ कुछ ना कुछ होता था, मैं वापस पहुंच जाता था। वापस पहाड़ों तक भी पहुंचा, शिमला भी पहुंचा, तो मैं वापस आ गया। क्योंकि उधर मुझे एक बंदे ने पहचान लिया था। तो मुझे लगा अभी ये पता नहीं क्या होगा, आगे कैसा होगा। तो मैं इमीडिएटली बाहर निकला, तो वहाँ चंडीगढ़ की बस खड़ी हुई थी, तो उसी बस में पकड़ के फिर चंडीगढ़ पहुँच गया शिमला से। जबकि आइडिया ये था कि अगले दिन सुबह 3, 4, 5 बजे जो भी बस मिलेगी जो हिमालयस पे आगे ले जाएगी, वहाँ पहुँच जाऊँगा। एक बार वहाँ पहुँच गया फिर पर टेंशन बाजी, आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे माता पिता जिनका दांत का ये है आप ठीक कराना चाहते हैं, कान का है, नीयत आपकी बहुत अच्छी है, साफ है, कि वो हिल गए होंगे इस एज में कि उनका बेटा गायब है बाजी? मुझे यही लगा था कि ये होगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो मेरे 2 भाई हैं, मेरी एक बहन है, वो संभाल लेंगे। और मेरी बहन को तो बहुत ही ज़्यादा है मम्मी डैडी के साथ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ इतना ज़्यादा होती है, वो अंदाज़ा वैसा नहीं था। और आपको डाउट था आपके पेरेंट्स का प्यार जो आपके लिए है वो इतना कम है कि थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं आपके बारे में? देखिए, अपने आप को एक सांत्वना देने की बात होती है, तो वैसा बंदा सोचता ही है, क्योंकि आपका जो माइंड होता है वो कहीं और ही होता है उस समय। और मैंने देखा है, जैसे अगर आप इस समय मुझे याद आ रही है, ये हाँ, मतलब हमारे इसमें किसी ने सिखाया नहीं, गृहस्थ आश्रम ही सिखाया, गुरु नानक देव जी से गुरु गोबिंद सिंह जी तक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे गौतम बुद्ध जी। भगवान जी, वो जो हुए हैं, तो उन्होंने भी घर छोड़ दिया था एक टाइम पे, वो भी उधर बैठ गए थे। तो मेरा वैसे ही सोच थी उस समय, वैसे ही बन गई थी। तो मुझे नहीं पता कि पीछे से उनके घर पे क्या हुआ था, मेरे को वो कहानी का नहीं पता, तो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी तो आपको मालूम होगा कि पीछे क्या हुआ होगा, क्योंकि जब आप आए आपने पूछा तो होगा कि क्या बीती। जी, जब मैं वापस आया तो जब मेरी फीलिंग्स चेंज होनी शुरू हो गई, मुझे अंदर से वही मेरा रोज़ एक ही सवाल हो रहा था रब जी से कि आप क्या चाहते हो, मैं जाऊँ या मैं वापस जाऊँ? ये मेरा रेगुलर सवाल हो रहा था, क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं था मैं जिससे बात कर सकूँ। तो मेरे लिए तो वो फीलिंग थी रब जी की कि वो मेरे साथ हैं। तो वही हो रहा था, क्योंकि मैं बार-बार आगे जाके वापस बैक आ जा रहा था। तो मेरा वही सवाल चल रहा था कि आप क्या चाहते हो? मतलब आप चाहते हो मैं सब छोड़-छाड़ के अब आपसे जुड़ूँ, या मैं अब क्या करूँ, वापस जाऊँ? और गोल्डन टेम्पल से मेरी इस फीलिंग वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चेंज होनी शुरू हो गई थी। मुझे कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं वापस जाऊँ, वापस जाऊँ। क्योंकि मैंने 1 दिन पहले आ जाना था, क्योंकि मैं जिस ट्रेन में बैठ के आया था वो पानीपत तक थी, वहाँ से पानीपत से घूम जाती है, दिल्ली नहीं जाती है। तो मैं पानीपत उतरा और बाद पता चला कि उसके बाद सुबह 4 बजे की ट्रेन है। तो मैंने कहा अरे यार, फिर आपने यहाँ अटका दिया, फिर आगे लेके नहीं जा रहे, तो क्या चाहते हो, वापस चला जाऊँ? मैं एक्चुअली वापस कालका पहुँच गया फिर अगले दिन। फिर कालका पहुँच के फिर मेरे को वो नहीं हुआ कि मैं आगे जाऊँ, मुझे लगा नहीं वापस ही जाना है। तो मैंने फिर उस दिन कोई स्पेशल ट्रेन थी जो शिरडी साईं बाबा की जा रही थी, तो मेरे को तो भगवान जी की वैसे फीलिंग से ही फील होता है। तो मुझे लगा अब शिरडी साईं बाबा जी यही चाहते हैं कि वापस जाओ। पाजी, क्या आप रिग्रेट करते हैं कि आप अपने माता पिता को छोड़ के गए दिल से? माँ बाप को जो तकलीफ़ हुई उसको रिग्रेट करता हूँ, पर मैं ये जो 25 दिन गया इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान ने मुझे एक्चुअली इंसान बना दिया जो जेन्युइनली होना चाहिए। मैं मतलब इसमें मेरा ज़ीरो है, रब जी की कृपा, उनकी इंसान कैसे बनाए? क्या वो चीज़ें थी जो पहले नहीं थी और अब आई हैं? हम लोग ना दूसरे में बहुत ज़्यादा चलेंगे, वो क्या कर रहा है, क्या उसने गलती की, क्या उसने नहीं किया मेरे लिए, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, हम इसमें इतना ज़्यादा पड़ गए हैं। और थोड़ा माहौल भी वैसा हो चुका है कि जहाँ पे आगे कुछ है पीछे कुछ है, ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा अब ऐसा है कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं ऐसा हो चुका हूँ, मैंने इसलिए बोला आई एम ज़ीरो, वापस बोलता हूँ।
कि रब जी की मेरा जो भी मेरे अंदर चेंज है या बदलाव, अब आप बैठे हैं, आपके अंदर भी वही रब जी की जोत है, उसको भगवान जी कह लो, फिर से जो मर्जी बोलो, ये इधर बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, है ना, ये सबके अंदर भी है। अब मैं उसको अगर देखूं तो मैं जीवन का कर्म सही कर रहा हूँ। अब मैं आपको देखूं और आपके अंदर देखो, कमियां मेरे अंदर भी हैं, कमियां आपके अंदर भी है, अच्छाइयाँ आपके अंदर भी है, अच्छाइयाँ मेरे अंदर भी है। अब मैं अगर आपकी अच्छाई को देखूंगा तो मेरे अंदर भी वो अच्छाई बढ़ेगी, अगर मैं आपकी कमी को देखूंगा तो मेरे अंदर कमी बढ़ेगी। लेकिन हमारा क्या हो गया कि हर एक की कमी ही देखी जा रही है, कंप्लेंट ही किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं भी अभी बाहर निकलता हूँ, ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो मेरी ग्रीन लाइट है, वो रेड लाइट वाला बंदा सीधे एकदम आ गया, वो एक्सीडेंट होते होते बच रहा है, तो उस समय तो एकदम मुझे भी होता है, अरे यार क्या कर रहा है तू यार, तो वो तो ऑन द स्पॉट आता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ चल यार, भगवान तेरे को भी सद्बुद्धि दे, तुझे भी वो करे, तेरे घर पे भी कुछ लोग हैं जो तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो भगवान तेरे को सद्बुद्धि दे, रब जी मेहर करें तेरे पे, क्योंकि मैं भी पता नहीं ऐसी क्या गलतियां कर रहा हूँ, तो मैं फोकस करूँ मेरे पे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना, गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है, ये हर धर्म में लिखा है कि सपना है टूटना है, तो साथ क्या लेके जाना है, अमेरिकन ड्रीम नहीं। पर पाजी, जो प्लीज लोन था आपका, जी जो भी था, ऑब्वियसली आपने वो प्रेशर फील किया, जी, जिसकी वजह से आप निकले, है ना। क्या आपको ये फीलिंग आई कि जो लोन आपने लिया, सॉरी मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, प्लीज, आई हैव द परमिशन राइट, यस, विथ रिस्पेक्ट, तो आपको ये नहीं लगा कि आप छोड़ के जा रहे हो, वो कर्जा जो है बैंक का और लोगों का आपके माता पिता पे आ जाए या फैमिली पे आ जाए? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछा, और ये पूछना बहुत ज़रूरी भी है कि आई थिंक, मुझे नहीं लगता किसी ने मेरे से ये सवाल किया, शायद, आई डोंट थिंक सो। तो पीछे भी थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द क्वेश्चन। अब ये बात आई है तो आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ दिल से, आपका, आपके जैसे सारे लोगों का जो हमारी बात पहुँचा रहे हैं सब तक। क्योंकि लोगों को ना, बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, वो जेन्युइन है कि नहीं है पता नहीं होता किसी को। अब आप हमसे बात कर रहे हैं, मैंने बोला है तो वो सच है, अब जो दूसरा बोल रहा है उसको पता नहीं है। जैसे बहुत सी बातें निकली जो मैंने सुना, मैं वो बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे किसी ने कहा मेरा किडनैप कर लिया गया, फिर बोला गया मैंने खुद का किडनैप कर लिया, जबकि ऐसी ना वो बात थी ना ये बात थी। अब ठीक है, बंदा नहीं है तो थ्योरीज तो बहुत सारी होंगी, ये भी होगा वो भी होगा। एक और निकला कि पब्लिसिटी स्टंट की है। मतलब मैं इतना हैरान हुआ। अब जो पुलिस की थ्योरी है, चलो वो तो अपने हिसाब से सर्च कर रही है, उसको ढूंढना है, प्रेशर पड़ गया उसके ऊपर, तो वो अपने ढंग से कर रहे हैं। पर जो लोग खाली अपने को हिट करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं ना, उनको नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो एक परिवार होता है ना, उसका भी परिवार होता है, उस पर बहुत बुरा बीतती है वो चीज़ें। अब पब्लिसिटी स्टंट का मैं ये जवाब देना चाहूँगा, अगर ऐसा होता तो आपसे मैं अभी सवाल करता हूँ, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ अभी, प्लीज पूछो। आप भी मेरे साथ इंटरव्यू करना चाहते थे? ऑफ कोर्स। कितने टाइम से ढूंढ रहे थे आप? समय से, बहुत समय से जी, मैं आया नहीं आया, कहीं से मेरा कुछ पता नहीं चला। मुझे कितने लोगों ने मुझे बोला था इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करना है। मैंने जो भी मेरा प्रोफेशनल था या पर्सनल था, मैंने कभी आके नहीं बोला। अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट करना हो तो मैं बहुत सी चीज़ें उसी समय कर लेता, मैंने नहीं की क्योंकि मुझे नहीं करनी थी, मेरी इच्छा ही नहीं थी। कोरोना के बाद मेरा एक्चुअली तब से ही हो गया था कि रब जी के साथ जुड़ो, मुझे अब ये सब नहीं चाहिए। अब ये भी जवाब दे दूं कि वापस आया हूं तो इसलिए आया हूं क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि अब तुझे अगर पैसे कमाने हैं, सब कुछ करना है, तो तुझे फिर से फील्ड में आना पड़ेगा, जो तेरा टैलेंट है वो तुझे वापस लेके आना पड़ेगा। तो फिर मेरा पूरा रूप वापस वही पहले जैसा किया, क्योंकि मैं तो वो भी नहीं करना चाहता था, पर उन्होंने कहा अब आएगा तो करना पड़ेगा, तो मैंने अपना रूप वैसे ही किया जैसा मैं था। रूप बदला, उसके बाद फिर मैं, सब मीडिया मेरे से सवाल करना चाहता था, तो मेरे दोस्तों ने बोला वो इतना कह रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे इंटरव्यूज़। तो मैंने अभी ये शुरू किया। आप लगाइए मैं मई में वापस आया था, आज आपके पास अगस्त में आ रहा हूँ, और जुलाई से मैंने लोगों को मिलना शुरू किया है। तो मतलब तब तक भी मेरी इच्छा नहीं थी। तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। उस क्वेश्चन का ऐसा था कि मैंने एक्चुअली एक पेपर पे लिखा था कि हमारी एक प्रॉपर्टी है दिल्ली में, बहुत अच्छी वैल्यू है उसकी, तो उसका केस चल रहा है काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत सालों से चल रहा है। फिर जब एक बार डैडी के ख़िलाफ़ कुछ हो गया था, तो डैडी मेरे पास आए थे कि भाई हमारी ये जगह हमारे हाथ से चली जाएगी। तो मुझे बहुत फील हुआ कि डैडी, मतलब एक होता ना जैसे बाप बेटे को बोल रहा है, तो मेरे को बहुत पिंच हुआ, मतलब पिंच हो गई वो चीज़। तो मैंने उनसे फिर बात की, तो फिर हमें कहा कि इमीडिएटली हमें इस पर वो अपील करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर दिल्ली आया, दिल्ली आके मैंने वकीलों से मिला, फिर नए वकील हायर किए, फिर हमने अपील भी फाइल की, बहुत हुआ उसमें। मेरे फिर पैसे लगने शुरू हो गए, फिर एक वकील साहब थे, फिर दूसरे थे, फिर तीसरे थे, वो करना शुरू किया, मेरा काफ़ी उधर पैसा भी लगना शुरू हुआ। और उसके बाद एक दुकान हमारी खाली भी हुई जस्ट कोरोना से पहले। तो रब जी ने बड़ी मेहर की और हमारे वो वाले वकील साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई, और जो भी उनका
क्रिएटिविटी रही होगी, जैसे भी उन्होंने सही ढंग से पेश करके कोर्ट के आगे एक दुकान भी खाली करवाई। अब रिसेंटली मैं उन भाई साहब से वैसे अभी मिल के आया जो उधर बैठे हुए हैं दुकानदार, तो मैंने उनसे बात की क्योंकि 2017 में भी हमारी उनसे बात हुई थी। तो उस समय वो हमें मतलब मुझे पता नहीं मुझे ये रकम कैमरे पे मैंने अभी कभी बोली है कि नहीं, का मतलब करोड़ से ऑफ रुपीज़ था, वो देने को तैयार थे। बात नहीं बनी। फिर अभी मुझे पता चला कि मेरे नेफ्यू, हमारे वकील साहब और मेरे डैडी से 3 लोगों को पता था। फिर से उनसे बात शुरू हुई, फिर उसमें उन्होंने काफ़ी कम किया था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा अमाउंट है हमारे लिए। फिर अभी वो भी 1 साल से चल रही थी चीज़ें, तो मैं अभी उनसे मिल के आया। मैंने कहा देखिए अगर ये करना चाहते हैं तो फिर करते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। पर्सनली मैं वही चाहता हूँ। आप लेना चाहते हैं, आपको ये जगह मिल गई पूरी, इतना बड़ा प्लॉट है, आप खुश, हमें पैसा मिल गया, हम लोग खुश, और उसके बाद वो जो वहाँ पे और भी लोग बैठे हैं उनको भी पैसा मिल जाएगा, वो भी खुश। अब ये मेरी खुद की बात है बेसिकली। तो उन्होंने कहा पाजी अगर आप चाहोगे तो काम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, रब जी चाहेंगे और हम लोग अच्छे ढंग से अगर ये चाहते हैं तो काम हो जाएगा। उनसे वो बात हुई, उसके बाद वो पता चला वो बाहर चले गए हैं। फिर पर क्या हुआ क्या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं भी थोड़ा परेशान होना शुरू हो गया था कि उधर का काम बन नहीं रहा था। तो अभी मैं मुंबई आ गया, और इसमें जो आपका बीच का क्वेश्चन है उसका जवाब दे दूं कि मैंने उस समय एक पेपर पे ये लिख दिया था कि ये प्रॉपर्टी का मेरा जो हिस्सा होगा ना, जब भी ये होता है, जो मेरा इसमें बनेगा, तो उसमें मेरे सारे लोन्स उतार दिए जाएँ। उसमें मैंने लिख भी दिया था कि कितना कितना क्या है अमाउंट, और मेरे दोस्तों का भी लिख दिया था जिन जिन से मैंने पैसा लिखा है, और उसके अलावा भी लिखा था कि अगर पैसे बच जाएँ तो किस किस को वो मेरी तरफ से पैसा दे दिया जाए। इस ढंग से मैंने वो लिख दिया था। और आपको सुन के हैरानी होगी कि वो पेपर मेरे साथ ही चला गया। आप गलती से ले गए? तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी था मेरा वापस आने का, क्योंकि वो जब मैंने बहुत टाइम बाद वो पेपर देखा मेरी जेब में है, तो जब वो आई थिंक गोल्डन टेम्पल के बाद का है वो टाइम, मैं कालका में था, वहाँ पे मैं खाना खाता था, कि वहाँ पे मैं मतलब एक जगह थी जहाँ पे मैं नहाता भी था, फिर साथ में ही कैंटीन थी, वहाँ पे मैं खाना खाता था बेसिकली। वहाँ पे पैसे देने पड़ते थे खाने के लिए? पैसे देना पड़ता तो था। आप कैरी कर रहे थे इतना पैसा? कैरी मतलब मेरा पैसा कम होता जा रहा था, क्योंकि कितना काफ़ी लेके टाइम जा हो रहे गया थे था। आप? वो मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, उसके बाद और भी मैंने पैसे निकाले थे जो मुझे नहीं पता चला कि नहीं। तो मेरे पास पैसा था, लेकिन वो घट था 27-28 हज़ार रुपये। तो लेकिन वो 30,000 रुपये आप लेके गए थे ऑलमोस्ट। 27-28 हज़ार था, और उसमें भी वो कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे जब मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, मैं एसी बस में भी जाता था कि मेरी नींद पूरी हो जाए, तो उसमें टिकट बहुत महंगी होती थी, 600 रुपये की पड़ जाती थी। तो फिर धीरे धीरे मैं जनरल कंपार्टमेंट में आ गया था, क्योंकि वो मतलब मानना पड़ेगा ट्रेन की वो जनरल कंपार्टमेंट की टिकटें आज भी बड़ी सस्ती हैं। मतलब मुझे 20 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये तक की भी टिकट होती थी, और तो मुझे सोने को मिल जाता था एक्चुअली। तो मैंने फिर धीरे धीरे ट्रेन पे ही आ गया था मैं। तो वो जो पर्चा था वो मैंने बहुत लेट देखा, और वहाँ पे मेरी वाइब्रेशंस भी चेंज होनी शुरू हो गई थी, वापस होना शुरू हो गया था। तो वो एक चीज़ मेरे को वो गड़बड़ करेगी कि अभी लोगों को पता कैसे चलेगा कि मुझे किसका कितना पैसा देना। तो मुझे ये भी लगा कि इसमें घर वालों को परेशानी हो जाएगी अभी, ये भी एक रीज़न था। तो जो मैंने लिख के तो गया था वो पेपर पे पूरा कि क्या क्या किसका देना है, ताकि वो कर्जा तो मुक जाए, क्योंकि किसी का वो नहीं करके जाना। क्योंकि ये अपने मथुरा वाले जो हैं क्या नाम है उनका, वो बहुत ही फेमस है, मैं उनको सुनता भी हूँ। स्पिरिचुअल गुरु है क्या? हाँ, मतलब वो अभी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी उधर गए थे पहले, और बहुत लोग जाते हैं एक्चुअली। वो बोलते ही इतना अच्छे हैं, और वो मतलब सोचो आप रब जी की उन पर कितनी कृपा है कि उनकी किडनीज मतलब वो हैं, तो उनका वो क्या होता है जब किडनी फेल होती हैं वो, हाँ जी, डायलिसिस उनका होता है। कितने लोगों ने बोला आप हमारी किडनी ले लीजिए, वो कहते हैं नहीं, ये मेरा कर्म है, ये किस जन्म में ख़त्म करना मुझे। तो ये पहुँचे हुए जो सोल्स होती हैं ना, आत्माएं होती हैं, यही ऐसा वो हुक्म पे चलती हैं रब जी के, तो वो उनके हुक्म में चल रहे हैं। इसलिए वो जो बोलते हैं ना, वो अंदर आत्मा से आता है, उनके अंदर जो आत्मा है वहाँ से जुड़ाव से आ गया। हम जो बोलते हैं हम अपने मन से बोलते हैं, मन तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकता जहाँ आत्मा और परमात्मा है। तो उन्होंने ये बात बोली थी, किसी का ऋण दिए बगैर इस धरती से नहीं जाना, नहीं तो वापस आना पड़ेगा देने के लिए। तो आपने रियलाइज़ किया कि आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पर्चा देखने के बाद, और इसलिए आप लौटे, क्योंकि आपको अंदर से रियलाइजेशन हुआ कि अगर ये पर्चा माँ बाप के पास ना पहुँचा तो बहुत तकलीफ में रहेंगे। क्योंकि वो वाइब्रेशंस पहले ही चेंज होना शुरू हो गई थी। तो देखिए रब जी कैसे कृपा करते हैं, वाइब्रेशन तो चेंज हो रही थी। फिर मैं वहाँ पे जब था,
वहाँ से जो ट्रेन निकलती थी वो उधर गाड़ी खड़ी होती थी, तो मैं उसमें बैठ गया, तो मैं पूरे कागज़ वागज चेक कर रहा था, तो उसमें वो पर्चा निकल आया। तो रब जी ने वो भी एक करके मेरे को एक संदेशा दिया कि भैया वापस जाओ। जब आप ये कोशिश कर रहे थे सिद्धार्थ, ये कोशिश के दौरान ओ यार वो सिद्धार्थ बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है, वैसे तो ये कानन पर आया है, लेकिन इनके इस बात में मैं बोलता हूँ अपने कान ऑन रखो आप लोग। हैं, ये बंदा बड़ा अच्छा लगा, मैंने बड़ा जेन्युइन लगा। आई लव यू मैन, गॉड ब्लेस यू। आई लव यू टू सर जी, आई एम ग्लैड। देखो क्या है, ये सब जो भी है, योर बैक, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड योर बैक, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके खोज में कितने लोग लग गए जो आपको जानते नहीं हैं, पर्सनली नहीं जानते, एटलीस्ट इट गॉट पीपल टुगेदर, राइट? राइट। कितने लोग आपको ढूंढ रहे थे। तो दैट्स वो, ये भी दिखाता है कि इंसानियत थी हम लोगों में, कि एक इंसान को इतने लोग ढूंढ रहे थे। ये कोशिश के दौरान वो क्या चीज़ आपने, एक चीज़ जो डिस्कवर की अपने बारे में, जो आपने बोला कि अगर मैं लौटूं मुंबई तो ये जो ऋण है, कर्ज है, ये जो हार्डशिप्स है, मैं फेस कर सकता हूँ। वो कौन सी फीलिंग है जो बोला कि अब मैं मुंबई आके सबको झेल पाऊंगा? निर्भव जपै सगल पौ मिटै। जो रब है वो निर्भय है, मतलब उसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तो जब आप उसके साथ जुड़ते हो तो आपके सारे डर खत्म हो जाते हैं। अब मुझे डर खत्म हो गया बेसिकली। कोई डर नहीं है इस वक्त? मुझे एक ही डर है, रब जी का। वो उनके जितना अलावा कोई डर दयालु है, उसके अलावा मुझे कोई डर नहीं है। सीरियसली डर नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वापस आने के बाद भी मेरे अंदर कॉन्टीन्यूसली बहुत चेंज आया है। मैंने खुद उसको फील किया है। एक आपका होता है, जैसे अभी मैं एक और हैं, ठीक है, मैं आपको उनका बता देता हूँ। जो एक रोशन और थी ना, एक तो जेनिफर है, एक रोशन और बनी थी दिलखुश। वो बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली गई हैं। तो मैं पहले सॉरी बोल दूँ, मुझे पता नहीं है मुझे कैमरे पे बोलना चाहिए कि नहीं। तो वो और उनके हस्बैंड दोनों, आदिल एंड दिलखुश, वो इतना स्पिरिचुअल उस वर्ल्ड में चले गए हैं कि वो मतलब उनको परमिशन भी नहीं है कि मतलब किसी से गिफ्ट ले सकें, अर्निंग्स कर सकें। तो उनकी जो अर्निंग्स उन्होंने सेव की हुई है वो सारी चीज़ों से ही चल रही है उनकी चीज़ें। और उनको मतलब जो दिलखुश हैं उनको मतलब मीर बाबा हैं जिनको वो मानती हैं, उनके गुरु हैं। और मैं उस जगह पे भी गया हूँ, तो वो आते हैं उनको, और बहुत सारी जो आते बोलते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग होती है जब उनका वो आता है और वो भेजते हैं। पार्सेस में ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मुझे भी लास्ट उन्होंने 2 भेजे हैं अभी, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी पिछली बार। मतलब जब मुझे जेनिफर ने उनके बारे में बताया था तो उन्होंने बोला था मैं अभी उनसे बात नहीं करूँगी। इस बार जेनिफर ने जब उनको बुलाया तो उन्होंने बोला कि मैं बात करूँगी। तो उनको भी सामने से आता है कि कब बात करनी है, कब बात नहीं करनी है। तो भी वो वक्त आ गया था उनको मुझसे बात करनी थी, तो उन्होंने मुझसे बात भी की। उन्होंने मुझे बहुत सारी, मतलब हमने जो बात की, मेरा मेन कंसर्न यही था कि मुझे मेरे कर्जे उतारने हैं, बस मेरी अर्निंग शुरू हो ताकि मैं सबके पैसे दे सकूँ, ये मेरा मेन वो है। अब उन्होंने जो मुझे लेटेस्ट वीडियो भेजा है, जो वो रिकॉर्ड होता है, उनके अंदर आते हैं उनके वो गुरुजी जो हैं उनके, तो उसमें वही चीज़ आई कि फेथ का बात बोला उन्होंने, फेथ। तो ये फेथ जो है, ये अभी अगर आप क्रिश्चियन का बोलें, वो भी कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आपका अभी आजकल क्या हो गया, हमारा पैसे पे फेथ ज़्यादा बन गया है, हमारा रब जी पे फेथ हट गया। सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ द ट्रूथ। आज अगर पैसे वाला बंदा आपके साथ खड़ा हुआ है तो आपको लगेगा मेरे पास ना लाइफ में सब कुछ है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑल जो भी अमीर लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत हैं या ये हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, उनके अंदर भी रब जी की जोत है। तो सी डैट, तो उसको बुरा वाला बोलना बंद कर दें हम लोग। मैं तो कहता हूँ जितने हमारे 550 पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको भी बुरा बोलना बंद कर दो। आप सब उनके लिए प्रेयर करो। प्रेयर में तो बोलते हैं ना शक्ति है। तो अगर हम इन लोगों के लिए प्रेयर्स करेंगे कि भाई इनका खुद का भी ये भला करें, हमारे हिंदुस्तान का भी भला करें, हिंदुस्तान की जनता का भी भला करें, वो किसी भी पार्टी से, उसमें पढ़ो ही मत, ये सोचो ये हिंदुस्तानी है सब लोग। तो दिल से प्रेयर करो। प्रेयर में कहते हैं बड़ी शक्ति होती है। बाहर एक कोई साइंटिस्ट हैं यूएसए में, जब पता नहीं कौन सी लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने वो बहुत ज़बरदस्त प्रेयर्स की थी, वो लड़ाई ख़त्म हो गई थी। मैं भूल गया हूँ, मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो उन्होंने वो पूरा उसके ऊपर जितने उनके ग्रुप में लोग थे, उन्होंने पूरे दिल से वो प्रेयर्स की और वो वाली लड़ाई बंद हो गई थी। आई थिंक वो कुछ टाइम पहले हुई थी, आपका मुझे नहीं पता, अभी भी फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है।
तो हमें ये ध्यान रखना है। मैं अभी जब ये न्यूज़ सुनता हूँ ना, तो मैं बस यही करता हूँ, रब जी सब पे मेहर कर। पता नहीं कितने लोगों के घर के परिवार के लोग चले गए हैं, कितने बेचारे ऐसे माहौल में हैं जिनको उनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। आप सोचो, हम इस माहौल में बैठ के अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, आप जस्ट इमेजिन। तो हम लोग बैठ के थोड़ा उनके लिए प्रेयर्स ही कर देंगे ना, तो वो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि दिस इज़ ह्यूमैनिटी। आप जिसको नहीं जानते हो उसके लिए प्रेयर करो यार। हम तो सुख में बैठ गए, इधर आराम से इधर बैठे हैं, सब कुछ अच्छा है, भला है। सोचो, एक छोटा वहाँ पे कह रहे हैं बच्चा है, उसके माँ बाप चले गए, अभी उसका क्या होगा? तो उसके फ्यूचर के लिए प्रेयर करो, रब उस पर मेहर कर। आपके घर में आपका बच्चा होता है, वो कुछ गलत करता है, आप क्या करते हो? समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बार क्या करते हो? गलत करता है तो मैं उनको ऐसे समझाता हूँ ताकि वो होपफुली नेक्स्ट टाइम ना करे। तीसरी बार? ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ। तीसरी बार? ऊपर वाले से माफ़ी मांगता चौथी बार? हूँ। चौथी बार गले लग जाता हूँ, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, उतना ही प्यार करता हूँ, पर अगली बार नहीं होना चाहिए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो इन्होंने बात बोली है ना, ये आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ ज़रूर करें। यही ह्यूमैनिटी है, हमें समझनी पड़ेगी चीज़। हम लोग ना अंदर से इतना ह्यूमैनिटी के प्रति वो हो गया ना, जो हमें हटाना पड़ेगा। हमें एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना पड़ेगा। गलती हर कोई करता है, लेकिन हम लोग उसको इतने उस गलत रूप में क्यों ले लेते हैं? आपका घर का बच्चा होता है, आप कैसे समझाते हैं? तो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को ऐसा क्यों नहीं समझा सकता? आज सड़क पे हम लोग चल रहे हैं, दूसरा गलत कर रहा है, वो घूर के आपको देख के बोलता है कि बे तू क्या कर रहा है। ऐसा बहुत बार हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ से, लेकिन उस पर फर्क पड़ रहा है, उसको पता नहीं। मैं उसके लिए भी प्रेयर करना चाहूँगा। पाजी, मुझे ये लग रहा है क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो गए। हाँ, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे हिंदुस्तान से बहुत प्यार है। हिंदुस्तान में नहीं, इंसानों में इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग सब मशीन हो जाते हैं, रोबोज हो जाते हैं। ठीक है, इंसान यानी इमोशंस। पर मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद आपसे कुछ गलती हुई होगी, जिसकी वजह से लोगों ने आपको जज किया होगा, जिसकी वजह से आप ये और महसूस कर रहे हैं कि किसी और के साथ हो तो उनको झप्पी दे दो, प्यार दे दो, उनको जज मत करो, उनको ये मत बोलो कि अच्छा तुमने गलती की, आप ये वो वाह 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 वाह, काट दिया तुमको। आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा इंसिडेंट? जी। क्या हुआ? मुद्दा वही है, मैं सबके साथ अच्छा करने की कोशिश की। मैंने अभी बिजनेस भी करने की कोशिश की। क्या बिजनेस था पाजी? मेरा पहला था कि मैं अपना सोशल मीडिया अच्छा करना चाह रहा था, तो यूट्यूब को अच्छा बेटर करने के लिए लगा था। किन्हीं के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, उनको मैंने पैसे भी भेज दिए थे। अब क्या, मुझे टेक्निकली ये चीज़ों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ना मुझे कोई विजडम था इस चीज़ का, और मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए, इससे लोगों का भला कर पाऊँगा। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें मतलब ये टैलेंट है मेरा, रब जी की कृपा से। ये भी मैंने किसी से सीखा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी इधर भी हैं कुछ लोग जो मतलब आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छे एक्टर हो या फिर स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, वो सब अच्छा है, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं तो बोल नहीं सकते, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बटरफ्लाइज टाइप की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, नर्वसनेस होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा वो टैलेंट है कि मैं उस इंसान को, वो एक प्रोसेस है, वो करवा के ना उसकी वो चीज़ें दूर कर सकता हूँ। ये मेरा बड़ा अच्छा टैलेंट है, क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग प्रोसेस से खुद गुजरा हूँ। एक वक्त था सिद्धार्थ, जब मैं बहुत शर्माता था, आई वॉज सो शाई, मतलब मुझसे बात तक नहीं होती थी। कंफर्टेबल वहीं था जहाँ आपके दोस्त होते हैं, वहाँ तो बिंदास आप बोलते हो, लेकिन वहाँ कितने साल पहले था ऐसा आपका ये जो ऐसा एटीट्यूड था शाई वाला? कितने साल पहले था ये? आप लगाओ, मैंने ट्रेनिंग किया आई थिंक 1997 में शायद की थी, तो 1997 से पहले की बात है। तब मैं बहुत शाई था। आप जब आए थे, अब बिंदास आए, दिलदार स्टाइल में आए, अच्छा लगा। ये आपने डेवलप किया है क्योंकि आप सबसे आके मिले, ऐसे मिले जैसे हम लोग आपको बचपन से जानते हैं, विच इज़ अ गुड क्वालिटी जी। ये आपने डेवलप किया इंडस्ट्री में रहकर। ये साइड, ये इंडस्ट्री में नहीं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री एक है, मैंने उसमें किया, क्योंकि ये भी आपको बता देता हूँ बात। उधर जब मैं शाही था तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन अटेंड किया था, तो वो 2 घंटे का था लगभग, और वो देख के मुझे ये यकीन हुआ कि यहाँ पे मेरी लाइफ बदल सकती है, मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ, मैं स्टेज पे चढ़ के बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्टर बनने का तो पहले से ही था। तो मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी बदल देगा। अब उस समय मुझे एक अपना स्कूटर लेना था,
तो मेरे पास जो पैसे पड़े थे 6,500 रुपया, 6,500 था या 7,000 था, तो या तो मैं उस समय वो स्कूटर ले लेता। स्कूटर मतलब वो पहले नहीं देते पैसे, उसके बाद वो EMI पे शुरू हो जाता है, आई थिंक क्या कहते हैं उसको, EMI EMI से पहले जो पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। तो वो डाउन पेमेंट 6,500-7,000 रुपये की थी, और ये कोर्स भी उतने का ही था। तो अब इच्छा तो थी करने की, पर क्या होता है ना, कोई अगर एक सपोर्ट मिल जाए तो आप वो डिसीजन ले लेते हो, ऐसा होता है हमारे साथ। तो मैं उधर एक मनी थे उनके पास गया, इसके मनी, ही इज़ ऑल्सो तमिलियन। वो भी आपको एक बात बताता हूँ, अच्छी बात याद आ गई। तो उन्होंने मुझे, वो वहाँ बैठे थे तो मैंने उनसे बात की, यही बात मैंने उनसे की। तो उन्होंने कहा मेरे को कि यार मेरी एक बात सुन, आज तेरे में ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तू बोल नहीं सकता स्टेज पे जाके, तेरे को शर्म आती है, तो तू ये पैसा इधर इन्वेस्ट कर, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तेरे अंदर बदलाव आएगा। स्कूटर तो तू बाद में भी ले पाएगा, बाद में ये कोर्स कब होगा कब नहीं होगा पता नहीं। तो उनके बोलने से मतलब मेरे को लगा मेरा डिसीजन सही है, और मैंने उनको वो पैसे दे दिए। सच मानिए सिद्धार्थ, मेरा ये डिसीजन बहुत ही बढ़िया साबित हुआ। उसमें 12 सेशन थे, 10 सेशन में जाके जो मैं बदला, मतलब 9 सेशन तक मेरा चल रहा है, यहाँ सेशंस पर मुझे लग रहा था मेरे में बदलाव वैसा नहीं आया जैसा मैं चाह रहा हूँ। तो गलत तो नहीं हो गया डिसीजन, लेकिन यू हैव टू हैव दैट फेथ, क्योंकि 10 सेशन में जो मेरे अंदर बदलाव आया, और वो बदलाव इसलिए भी आएगा, वो ड्रामेटिक सेशन था। उसमें 3 हमको डिफरेंट एक्ट करने होते थे, जिसमें पहले जो ट्रेनर होते हैं वो करते थे, फिर हमें करना होता था। उसमें मैं चैम्पियन बना था, क्योंकि वो हर सेशन में कोई ना कोई चैम्पियन बनना होता था। उसके बाद हमारी एलुमनाई थी जिसमें पूरे दिल्ली के लोग थे, तो वो इमीडिएटली वो कोर्स ख़त्म होने के बाद था। उसमें 15 लोग होते हैं, तो उसमें भी मतलब हमें इमीडिएटली 5 लोगों को उसमें डाला गया। उसमें ऐसा होता है कि वो आपको एक पर्ची उठानी होती है, उसमें उसको पढ़ना होता है, और विद इन 15 सेकेंड सोच के आपको एक्ट करना होता है। यू हैव गॉट ओनली 15 सेकेंड्स। तो उसमें भी मैं चैम्पियन बना। उसके बाद फिर वो पूरा मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, मैराथन बोलते हैं उसको, तो वो हमने किया। तो उसमें हर जगह से लोग आए हुए थे। उसमें भी ड्रामेटिक्स कंपटीशन में मैं चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बना। तो मेरे अंदर वो पूरा मतलब उससे जो मेरा बदलाव आया और जो मैं करना चाहता था, उसमें मेरा अलग ही लेवल बनता जा रहा था। और वहाँ पे मतलब मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करूँगा, मुझे लगा जो मुंबई से और चंडीगढ़ से 2 लोग और हैं ना, उनका भी बहुत अच्छा हुआ है। तो मैंने उनको भी स्टेज पे बुलाया, मैंने कहा प्लीज़ आप भी आइए, मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कंप्लीट महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ये मिला है, पर मुझे लगता है आप दोनों का भी बहुत अच्छा था। तो मैंने उनको भी बुलाया। शेयरिंग इज़ हैप्पीनेस एक्चुअली, दिल से मतलब ये बोल रहा हूँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे बॉस को तब मैंने बोला, मैंने कहा मुझे आपके साथ काम करना है जब ये सब ख़त्म हो गया। तो उनके बाद मेरे पास तो जगह नहीं है, तो मुझे पता था यहाँ से ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उनको, वो मुंबई आ रहे थे उस समय, फिर वो कहते चलो मैं मुंबई से आता हूँ फिर बात करता हूँ। फिर आके उन्होंने बोला भाई चल मैं तुझे रख लूँगा, पर पैसे नहीं दूंगा, सैलरी नहीं दूंगा। मैंने कहा फिर सर खर्चा तो दोगे ना आने जाने का? वो घर वालों से नहीं मांगूंगा। कहते वो खर्चा सब मैं करूँगा, उसकी टेंशन मत ले, पर सैलरी नहीं दूंगा। मैं उनके साथ काम करना शुरू हो गया। और मैंने देखा बहुत सारे होते हैं यंगस्टर, वो भी ऐसा करते हैं, जहाँ उनको लगता है ना यहाँ मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये डिसीजन एक्चुअली आपका सही होता है, और उनको वो करना भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं उसी माहौल में रहा ना, एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। वो एनवायरनमेंट में मैं पूरा बदलना शुरू हो गया, और मेरा लेवल ही चेंज हो गया पूरा। उसके बाद तो मैं ऐसा बिंदास हो गया कि मतलब जैसे आपने आज बोला, तो वो चीज़ बढ़ती ही चलेगी, क्योंकि मैं उसी माहौल में रहा। उसमें फिर मैंने बुक्स वैसी पढ़नी शुरू कर दी, वैसी ट्रेनिंग में मैं जो ट्रेनर है उनको असिस्ट करना शुरू हो गया। तो सब लोग मेरे पास ही आते थे, क्योंकि सब लोग ट्रेनर के पास नहीं जाते, असिस्टेंट के पास जाके बात करते हैं ज़्यादातर। तो आपने एक लाइन कही, उसके आगे आप चले गए स्टोरी में, विच आई रियली एंजॉयड, बट यू सेड दिस कि मैंने लोगों की मदद की, और वही लोगों ने आपकी मदद नहीं की। नहीं, और जिनकी मदद की वो अलग लोग थे, और जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं हो पाई। कौन है वो लोग? दोनों अलग हैं। तो अभी इसमें जैसा है कि मैंने बिज़नेस शुरू करने की कोशिश की, तो उसमें पहले जो थे मेरे यूट्यूबर, तो उनके तरफ से मुझे हेल्प नहीं मिली, क्योंकि वो फिर मैं उनको अब इसलिए दोष नहीं दे सकता क्योंकि वो US से चले गए। हर कोई चाहता है अपनी ग्रोथ हो, लेकिन उस समय मुझे वो लगा था कि उसमें मेरे को बहुत दिक्कत हुई। फिर पैसे का कुछ, मेरे एक और दोस्त थे, उनके साथ मैनेज करके हमने कुछ कर लिया। फिर मेरी एक टीम थी, तो हमने दिल्ली में टीम बनाई थी, और वो टीम में हमारा काम अच्छा होना शुरू हुआ था। तो वेबसाइट का कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वेबसाइट का फिर फाइनली हमारे इधर एक बंदा था, उसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने फिर वो बंदा कहीं से ढूंढा, वेबसाइट बनी, 3 लोग भी हमारे पास आ गए थे। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि अब इनके लिए बहुत कुछ करना है। 3 लोग एक ही दिन में आ गए, तो आगे बहुत सारे आएंगे, तो मिलके अभी काम करेंगे, इनको बस जो भी मैं कर सकता हूँ इनके लिए वो करूँ।
लेकिन फिर क्या होगा, अगले दिन ही क्या हो गया कि हमारी वेबसाइट का जो बैक एंड होता है वो फ्रंट एंड पे आ गया सारा चीज़। तो मैं उसमें घबरा गया, मैं कहा ये ना हो कि पेमेंट्स भी कुछ ऐसा ना हो कि किसी और के अकाउंट में जानी शुरू हो जाए और कोई पंगा हो जाए, क्योंकि ये आजकल ऑनलाइन वाला फ्रॉड का बहुत चल रहा था। तो मुझे उसमें मैंने कहा भैया इसको बंद करो। वहाँ पे फिर एक और चीज़ हुई, जैसे एक लेडी मेरे पास आई थी, शी वॉज सो गुड अपने काम में, लेकिन वो बहुत दूर से आती थी, मतलब आई थिंक 35 किलोमीटर दूर से आती थी, पर वो मेरे साथ काम कर रही थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने उनको हेल्प करने के लिए उनके ब्रदर को भी रख लिया ताकि ये कार में आ सके, उनकी सीएनजी की गाड़ी थी। अब वो मेरा एक गलत डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि वो बंदा मेहनत नहीं करना चाहता था, उसको सिर्फ बातें करनी थी, गॉसिपिंग करनी थी इधर उधर से। तो अगर वो लड़की उधर ही रहती और उसके भाई को मैं नहीं रखता ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से काम होती बहुत सारे। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे बंदे को रख लिया जिसको काम नहीं करना था, जैसे उसका था कि वो बॉक्सिंग बहुत अच्छी करता था, तो मैंने उसको समझाया तो बॉक्सिंग पे ध्यान दे भाई, तू बहुत आगे जा सकता है। पर उसको मतलब जिस ढंग से उसने बात की ना, तो मुझे लगा यार ये बॉक्सिंग चैंपियन बन सकता, पर इसको इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में, कमाल कर रहा है यार ये। तो मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था कि ये बंदा मतलब वैसा है कि लाइफ में बस मौज ही मौज हो, काम ना करना पड़े, ये उसकी ऐसी थॉट प्रोसेस। आई रिस्पेक्ट जिसकी जैसी सोच है भैया, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो उस समय वो मैंने उसको हेल्प करने के चक्कर में ऐसे बंदे को रख लिया जिसकी वजह से वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे जो बातें पता चली, अब मैं उतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, तो वहाँ पे उल्टी पुल्टी चीज़ें शुरू हो गई थी, गॉसिपिंग टाइप की हो गई थी, मेरे बारे में ये बोलना, उसके बारे में वो बोलना, वो बाद में हमें सब बातें पता चली। तो आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हो और वो आपके खिलाफ हो जाती तो है। आपका ये यूट्यूब बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते थे, जिसमें आपने पैसा भी डाला, वो फेल हो गया। वो फेल हो गया क्योंकि वैसी चीज़ें नहीं हुई। और फिर ये हम जो चीज़ करना चाह रहे थे, इसमें हम कुछ ट्रेनिंग टाइप की चीज़ें करना चाहते थे, ये फेल हो गया। अभी मैंने जाने से पहले मैंने मुंबई में भी एक ट्राई किया था, जिसमें मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं एक्टिंग सिखाने वाला हूँ। लोग ये समझ रहे थे मैं उनको एक्टिंग सिखाने वाला हूँ। मेरा ये आइडिया था कि भाई मैं आपको कैमरे के आगे परफॉर्म करना सिखा दूंगा, वो मेरा टैलेंट है, क्योंकि वही मैंने सीखा है इतने सालों से। जब मैं मुंबई नहीं आया था तब तक मैं उसी फील्ड में रहा हूँ, तो मैं वैसा सोच के चल रहा था। लेकिन उसमें बेसिकली क्या होगा कि हमने ठीक से मार्केटिंग नहीं की, हमें ठीक से पता नहीं चला कि टारगेट ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए। तो उधर जो लोग आए, उधर भी मैंने उनके साथ वही किया। जैसे एक था लड़का, मुझे आज भी याद है, वो मैंने कहा अपने आप को ऐसा बोल कि आई लव माई सेल्फ, मैंने कहा अपने को माफ़ कर। वो लड़का कितनी देर हो गई ये बोल के ही राज़ी नहीं था कि आई लव माई सेल्फ। वो कहता नहीं मैं अपने आप से प्यार नहीं करता, मुझे अपने से नफरत है, इस टाइप की चीज़ें बोल रहा था। मैंने फिर कुछ प्रोसेस उसके साथ किया वहाँ पे, जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा था। जाने से पहले वो बोल के गया आई लव माई सेल्फ। मैंने कहा इसमें तेरा ये इगोइस्टिक वाला आई लव माई सेल्फ नहीं है, दो तरीके के होते हैं आई लव माई सेल्फ। ये तेरे अंदर जो गॉड का अंश है ना, ये तूने उसको बोला है। तो जब तू उसके साथ जुड़ेगा ना, अब तेरी लाइफ में देखना बदलाव आएगा। अभी तक तेरा इगोइस्टिक वाला तू लेके चल रहा था, इसलिए तू अपने से प्यार नहीं कर पा रहा था। आपको अभी भी बुरा ट्रीट करते हैं कुछ लोग हैं मेरे आसपास। कैसे ट्रीट करते हैं? और मैं वो डिटेल्स डंके की चोट, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, कैसे ट्रीट करते हैं? ट्रीट ऐसा करते हैं कि अभी मतलब मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे बोलूँ। जैसे है वैसे बोलिए ना, आप नाम तो नहीं ले रहे, तो हम नाम तो पूछ ही नहीं रहे, जैसे है वैसे ही बोलेंगे ना पाजी। मतलब कोई चीज़ें हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जिसमें उसमें सबका फ़ायदा हो, पर ऐसा सोचा जाता है कि जैसे मैं अपना सिर्फ फ़ायदा सोच रहा हूँ। तो लोग सोच रहे हैं कि आप षड्यंत्र रचते हैं, अपना माइंड मैनिपुलेट करते हैं। ये ऑब्वियसली बहुत करीबी दोस्त है आपके। बहुत करीबी है, मैं इतना बोलूँगा। ये तारक मेहता के लोगों के बारे में नहीं, तारक मेहता की तो अभी बात ही नहीं है। अभी ये मैं पर्सनल लेवल पे बातें बोल रहा हूँ, तो प्रोफेशनल। ये आपके भाई बंधु हैं? मतलब नज़दीकी है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आई एम सॉरी, क्योंकि क्या ना, माफ़ कर दो सबको, फॉरगिव। तो यानी कि बेसिकली यू बीन मिसअंडरस्टूड। यस। ये दौरान आप सुइसाइडल हुए थे? नहीं, कभी नहीं हुआ? मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि कुछ है मेरे दोस्त गुस्से में, मैं उनको कुछ ऐसा मतलब कि ऐसा कर लेना चाहिए, क्या वैसा कर लेना चाहिए, ऐसा करके मैं बोलता था। लेकिन मेरा ये अंदरूनी तौर पे 100% है, कुछ भी हो जाए, मैं अभी आपके इस चैनल के थ्रू भी ज़रूर बोल दूँगा, द सिद्धार्थ कानन शो। कानन मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बात। जैसे भी बोलो, दिल से बोला तो सही बोला। नहीं, सच में बोलना चाहूँगा। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे को अंदर गॉडली फीलिंग्स आ रही हैं एक्चुअली। थैंक यू। और मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे मिलके पाजी, दिल से बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइन नहीं बोल रहा। आई लाइक मीटिंग यू। तो आपने ये जो बोला, तो आपके इस चैनल के थ्रू मैं सबको बोलूँगा, जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं,
आप लोग कुछ भी हो जाए ना, सुसाइड का कभी मत सोचना। अगर दिमाग में आ भी जा रहा है ना, तो आप पे जो भरोसा करता है या आपको कोई दिखता है उससे बात कर लो, किसी डॉक्टर को फ़ोन कर लो, गूगल पे चेक कर लो, बहुत सी आजकल फ़ोन नंबर्स हैं जहाँ आप बात करोगे तो आपकी ये चीज़ होने से बच जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये इंसानी जो लाइफ है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मत करना प्लीज़। एटलीस्ट अगर मुझे आपने अपना कभी भी अपना माना है, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रेयर की, तो मेरा हाथ जोड़ के आपको बोलता हूँ, प्लीज़ मत करना। पाजी ये आपने खुद क्यों नहीं किया? आपको भी तो करना चाहिए था ना, जब आप इतना जा रहे थे। एंड अंडरस्टैंड पाजी, यस, आई एम जस्ट सेइंग, ये इतनी अच्छी बात आप बोल रहे हो, सबको बोल रहे हो, एंड आई अप्रिशिएट दैट, एंड आई एम टेलिंग यू दिस। आई एम 45 ईयर्स ओल्ड। इस वक्त मैं सिर्फ लोगों को, मेरे इर्द गिर्द मेरे बच्चे होते हैं, कभी कभार मेरे बच्चे नहीं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उनको लगता है उनकी वजह से हम बने रहते हैं, हम सुनते हैं उनको, मुझे हंसी आती है दिल पे, पर मैं फॉरगिव कर देता हूं। तो आपको भी लोग हर्ट करेंगे, करते रहेंगे हर स्टेज पे। अभी आप जो भी उम्र है, जो भी 10 साल बाद भी करेंगे, ऐसे लोग आते रहेंगे, पर आपको मालूम है कि आपको उनको फॉरगिव करना है। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं एज अ ब्रदर, जो मैंने सीखी है बिजनेसेस में। अभी ये जो सेट है, मैं ये सब चीज खुद कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ऑनेस्टली बता रहा हूं। मैं डिपेंडेंसी लोगों पे नहीं रखता हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन, बहुत मुश्किल बात कह रहा हूं, बहुत मुश्किल बात कह रहा हूं, कसम खाता हूं, बहुत एक्सपेक्टेशन जीरो है। पर एक चीज मैंने रियलाइज किया लाइफ में, बिजनेसेस हो, परफॉर्मेंस हो, एज अ ब्रदर बोल रहा हूं आपको, और ये बहुत मुश्किल होता है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। पर जब भी आप कुछ करो, उसके बारे में सीखते रहो, सीखते रहो, ताकि अगर कोई इंसान आप पे एटीट्यूड मारे या गोची करने की कोशिश करो, बिना सोचे समझे रीजन फाइंड करके आप या तो खुद एग्जीक्यूट करो, या तो 3 बैकअप्स रखो उनके। 30 साल स्ट्रांग चल रहा हूं क्योंकि ये सोच रहा है। तो जो भी हो, यूट्यूब हो, बिजनेसेस हो, पहले उसके बारे में आप सीखो पाजी। जिसमें भी कुछ सीखो सीखो सीखो, राइट राइट। सीख के बिजनेसेस में आप घुसो। नहीं तो क्या होगा पाजी, ये बार बार आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आप सीधे हो, आप सच्चे हो, मेरे हिसाब से आप मासूम हो, और बाहर के लोगों को समझ आ जाते कोई मासूम है। तो जो भी आप करो, स्टूडेंट की तरह उसके बारे में पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ताकि अगर कोई गलत करे, आप खुशी खुशी बोले ठीक है, और आप खुद कैमरा खड़ा कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो जो आप कर सकते हो। ऑल्सो एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह अब हुआ है, कुछ महीने बाद आप फिर हटोगे किसी और बात से, होगा नहीं तो लाइफ भर होता रहता है ना पाजी, है कि नहीं? तो ओनली थिंग कांस्टेंट इज यू पाजी। मैंने नोटिस किया है कि आप एक चीज कह रहे हो ना, अंडरस्टैंड, कि बार बार आप रेगुलर टाइम पे हर्ट होते आए हो, हर्ट होते आए, और एक बार आप फट गए अंदर से, है ना? एम आई राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग, जो आपने अभी बोली थी कैमरा में, विच इज सो ब्यूटिफुल, ये आप अपने लिए भी याद रखना, क्योंकि सिचुएशन आएगा, खुदा ना खास्ता, कि टफ टाइम वापस आएगा आपके पास, सबके साथ आता है, घुमा फिरा के बच्चन साहब के साथ भी ये होता रहता है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, जो आप बोल रहे हो वो अपने लिए भी याद रखो, बिकॉज यू आर वेरी वेरी प्रेशियस टू अस, टू योर फैंस, टू एवरीवन अराउंड यू, और आत्मनिर्भर, है ना? सही बोला कि नहीं? थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई ऐसे समझाता है, मुझे अपनापन फील होता है। आई रियली अप्रिशिएट दैट, दिल से बोल रहा हूँ। और आपकी फीलिंग्स मेरे तक पहुँची हैं। 2 बातें बोलना चाहूँगा आपको। Please एक, मैं अब कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे गुरुजी इसलिए वापस बस लेके नहीं आए, ये वादा रहा, ये वादा रहा। चाहे जितने भी टूटे आप, मैंने आपको बोल दिया, मैं डरता नहीं हूँ। बस मेरे डर ख़त्म कर दिए हैं गुरुजी ने, तोड़ने वाले आते रहेंगे बाजी, मुझे पता है। आते रहेंगे आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में। जो तोड़ने वाले आते रहते हैं ना, आप देखो जिंदगी में वो ज़्यादा देर टिकते नहीं है, नहीं टिकेंगे, क्योंकि उनका काम है तोड़ना। जोड़ने वाले लंबी रेस के घोड़े होते हैं। यस। मुझे सॉरी, हाँ बोलिए ना। कोई मेरे बहुत आसपास भी हैं जो मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं मेरे साथ। पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और अभी मतलब लगता है कि प्रभु इन पे कृपा कर, क्योंकि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं।
तो आज ना मतलब लेवल थोड़ा बदल गया है। मतलब मैं बहुत ही हम्बल वे में इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर वही की उसी की अंश है, तो हमारे अंदर हर चीज़ है। ये मैंने पहले भी बोली, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे आगे कोई भी अगर डॉग आ जाए, कैट आ जाए, हम इमीडिएटली ब्रेक मारते हैं ना कि उसको बचाने के लिए। तो ये ह्यूमन का पहला यही है कि वो बचाता है। हम जब इधर से पूरे वो हो जाते हैं ना, पता नहीं कुछ डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, पता नहीं कौन से माहौल में होते हैं, प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते हैं, तो हम बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने अंदर की उस अंश से जुड़ना है। ये सब मैंने सीखा। अब जैसे आपने ये मुझे बात सिखाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल से बहुत अच्छी लगी कि मेरे लिए कोई केयर कर रहा है, कोई कंसर्न कर रहा है। दिस इज मतलब जो मैं बोल रहा था ना, हिंदुस्तानी के काम है। दिस इज ट्रू लव। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। पाजी, जब आप वापस आए, आप काम ढूंढ रहे हैं अभी? यस, एक्टिंग के लिए? मैं इवेंट्स हो वो करने को तैयार हूँ, क्योंकि कोई अगर ब्रांड कोलैबोरेशन हो वो करने को तैयार हूँ, किसी की ओपनिंग हो वहाँ जाने को तैयार हूँ, कोई अपने बिजनेस की चीज़ें कर रहा है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर पाया सक्सेसफुल, पर दूसरों के लिए बहुत उससे किया कि जिनको बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब आई थिंक 1 साल पहले कोई ढाबा वाले थे, उनके लिए गया था अहमदाबाद, तो उनके पास आधा घंटा जाना था, मैं करीब 1.5 घंटा लगा के आया, और उन्होंने जो मुझे अमाउंट दिया था 50,000 रुपया ऊपर एक्स्ट्रा से दिया। मुझे नहीं लगता किसी कोई ऐसे देता होगा, पर हमारे इधर दिया। तो मेरा क्या होता है कि मैं जब जाता हूँ ना, फिर मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ। फिर मेरा एक ही फोकस रहता है कि जिसने पैसे दिए इसका कैसे भला हो, और उधर जो और लोग आए हों उनका कैसा भला हो। मेरा टोटली फोकस हो रहा था। तो यानी आपने कसम खा ली है कि ये 1.2 करोड़ जो अब डाउन है, यस, वो आप लौटा के रहेंगे। रब जी की मेहर हुई, जिंदा रहा तो ज़रूर। जिंदा कौन? कौन मैकालाल आपको हटाने वाला है? कौन? किसी ने बोला आपको? अगर नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। मतलब देखो, सांसें तो कब चली जाएंगी पता नहीं है। तो मेरा अब ये भी है कि अगर वो ऐसा हो भी गया, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वो सच्चाई है। ये शरीर की मौत होगी, हमारी मौत नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब वो वापस बोल दूँ, वो पहला वाला कि सुसाइड नहीं करना है भाई, कुछ भी। आप कहीं नहीं जा रहे हो, बहुत लंबा आपको रहना है। बिल्कुल, कर्ज लौटानी है, माँ बाप का ख्याल रखना है। यस, आई वांट टू गेट बैक टू तारक मेहता। ओके। 2008 में आपने तारक मेहता ज्वाइन किया। यस, फिर 2013 आपने छोड़ा। आई थिंक 2012 में छोड़ के 2013 में आया वापस आया, और फिर 2020 में आपने छोड़ा। yes. ये छोड़ना आना जाना, छोड़ना आना जाना क्या है? माने ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में बहुत होता है ये सब। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है। तो यहाँ पे बॉयफ्रेंड कौन है, गर्लफ्रेंड कौन है? यार सिद्धार्थ, मजा आ गया यार तुम्हारा, सीरियसली। मस्त है यार। तो बताइए ना, बॉयफ्रेंड कौन, गर्लफ्रेंड कौन? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं है, परिवार है मेरा हमेशा। तारक मेहता मैंने हमेशा उसको परिवार समझा, क्योंकि अगर परिवार नहीं मानता तो बहुत सी बातें बाहर निकालता, पर परिवार सच में समझा, इसलिए नहीं निकाली। ना कभी मैं मीडिया में गया, कहीं नहीं गया। तो 2012 में जो हुआ उसमें उन्होंने मुझे रिप्लेस किया था, मैंने नहीं छोड़ा था। ये आज मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने कभी बोला होगा, पर आज मैं बोल रहा हूँ। अगर कहीं बोला तो आई डोंट नो, पर थैंक यू फॉर शेयरिंग। तुम्हारे साथ मतलब मेरा दिल ऐसा जुड़ा है ना कि कुछ बातें शायद निकल आएंगी आज बाहर। 2012 में उन्होंने मुझे रिप्लेस किया था। कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही थी, वो एग्रीमेंट वगैरह का, उससे रिलेटेड कुछ इश्यू था। उन्होंने जो मुझे रिप्लेस किया था, मुझे बिना बताए किया था। तो मैं मतलब दिल्ली में था, मुझे आज भी याद है। तो मैं अपने घर वालों के साथ बैठा था, तारक मेहता ही चल रहा था। तो उसमें धर्मेंद्र पाजी उसमें आए थे, कोई उनका फिल्म का होगा प्रमोशन, आई थिंक। माँ कसम, धर्म पाजी, वो वाले हमारे लेजेंडरी धर्म पाजी। क्या बात है। उनको सेट पे मैंने देखा, मतलब उनका शूट था, तो मतलब सीरियल अपना चल रहा था। मैं कहा अरे वाह, धर्मेंद्र पाजी आ गए। उसमें फिर नए सोडी की एंट्री होती है, तो मैं तो हक्का बक्का ऐसे रह गया। मैं कह रही ये क्या हुआ? और मैं दिल्ली में, मेरे मम्मी डैडी मुझे देखे, मैं उनको देखूँ। मैं कह रहे ये, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं।
तो मुझे पता चला कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया, मुझे नहीं पता थी ये बात। फिर उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना इस चीज़ का, क्योंकि मेरे पे ही बहुत प्रेशर बनता था। मैं जिम तब कर रहा था तो लोग वहाँ पकड़ लेते थे, बाहर निकलता वहाँ पकड़ लेते। और जेनिफर के साथ भी यही होता था, जब वो नहीं रही थी उनको भी हटा दिया गया था उसमें थोड़े टाइम के बाद। तो उनकी स्टोरी आपने शायद हो सकता की हो। तो वहाँ पे वो फिर लोग कहते हमने क्यों छोड़ दिया, मज़ा नहीं आ रहा है, वापस जाओ आप, ऐसा करके बोलते थे, मतलब डांटते थे वो ऐसा। अब अपना कोई डांटता है ना कभी, उसकी अच्छी चीज़ नहीं लगती, तो वो फील करते थे कि यार किधर क्या हो गया ये वो करके। तो मैंने कहा जी अब वो तो उनके ऊपर है, मैं थोड़ी ना बॉस हूँ, बॉस वो हैं, अगर वैसा होगा तो ज़रूर आएंगे वरना कुछ नहीं। तो मेरा वैसा वो चल रहा था। फिर एक बार क्या हुआ कि मुझे वो नीला भाभी बहुत अच्छी हैं, असित भाई जो हमारे बॉस रहे हैं, एक्स बॉस असित भाई, उनकी वाइफ है नीला भाभी, उनके नाम पे है। पहले नीला टेलीफिल्म्स होता था, अभी नीला प्रोडक्शंस आए थे। तो नीला भाभी बहुत अच्छी हैं, सच में दिल की मतलब देवी हैं, देवी वो वैसी हैं। तो मुझे एज अ ब्रदरली ट्रीट किया उन्होंने हमेशा, और बहुत अच्छे ढंग से बात करते हो हमेशा। तो उनसे वैसी बात हुई, कोई आई थिंक मेरा कोई फेस्टिवल था, वो नाना देव जी का था या क्या मुझे याद नहीं, तो उनका आया था, तो वो वैसे हमारी चेंज हो रहा था उसमें। तो उन्होंने मिलने का वैसे ही बोला, तो मैंने कहा मिलते हैं, कुछ नहीं, हम क्या याद इसमें कुछ। तो हम लोग मिले और उसमें फिर वैसे ये बात निकल आई थी। तो फिर हमारा कुछ बात हो गया, सारा कुछ सेट हो गया और मैं वापस भी आ गया। तो वैसा करके चीज़ें शुरू हुई। और मैं जो आया था उसमें लोगों को पता नहीं है, पर मैं बता देता हूँ ये चीज़ कि एक्चुअली मेरा एंट्री गोल्डन टेम्पल में ही होना था। ये लोग रेकी भी करके आए थे। रेकी तो आपको पता ही है कि पूरा सब देख के आना, कहाँ कैसा क्या करना है, वैसा करके भी ये सब कराए थे, सब कुछ हो गया था पूरे अच्छे तरीके से। और वो हमारे दयाशंकर पांडे जी हैं जो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी का रोल करते हैं। मुझे लगता है ये बातें शायद बाहर कभी नहीं आई, आज पहली बार आपके साथ दिल जुड़ गया तो मैं बोल रहा हूँ भाई, आई एम सॉरी हाँ पहले से ही, लेकिन अच्छी बात है ये। तो उनका बहुत अच्छा आइडिया था कि वो पुराना वाला सोडी उसमें डुबकी मारेगा, सरोवर जो होता है, और जो बाहर निकलेगा वो ये सोडी निकलेगा। तो बहुत अच्छा आइडिया था, मुझे बहुत पसंद भी आया। पूरा हमारा सीन था, सब कुछ कहाँ क्या कैसे जाएंगे वैसा करके था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि दरबार साहब से शुरुआत होगी, गोल्डन टेम्पल वो बहुत टाइम से चल रहा था, उधर शूटिंग करनी है वैसा करके। तो फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, उनका क्या हुआ आई डोंट नो, जो भी है। तो फिर वहाँ नहीं हुआ, फिर इधर गुरुद्वारा जो है अंधेरी में, वहाँ पे शूट किया था फिर उसको। तो वहाँ पे फिर मेरा एंट्री होता है। तो उसके बाद फिर सीधे हम लोग सोसाइटी में आते हैं, तो वरुण धवन जी आते हैं, उनके साथ फिर हमारा शूट हुआ था पूरा। वो बंदा भी बड़ा अच्छा है, वरुण धवन, सीरियल बहुत प्यारा लड़का है, बहुत ही प्यारा, मतलब वो भी इनोसेंट है, बच्चों जैसे हैं। क्योंकि उस सीन में मेरे को उनको उठाना था, तो वो सीधे मेरी गोदी में आ गए। अरे सो लवली। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी। तो वैसा करके हमारी शुरुआत हुई थी, तो बहुत अच्छा चला। उसके बाद भी वापस शुरू के 5 साल बहुत एक्सीलेंट थे, ब्रिलियंट थे, गोल्डन एरा था। उसके बाद सेकेंड इनिंग भी बहुत अच्छी रही। फिर आया कोरोना। कोरोना में तो वैसे ही मेरा दिमाग थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक वो रब जी के साथ वो होना शुरू हो गया था, क्योंकि अब लग रहा था बस लग रहा है अब अंत आ गया है। तो पता नहीं अब क्या है, तो प्रभु जितना भी टाइम बचा तेरे साथ जोड़ ले। तो लेकिन चीज़ें जैसे होनी है वैसे होनी है रब जी के हुक्म में। तो एक तो मेरे डैडी का वो सर्जरी होना था, वो चीज़ का एक वो था वो, और कोरोना का टाइम तो और भी ज़्यादा टेंशन। और दूसरा कुछ इधर थी चीज़ें हमारी, मैं उसको अभी नहीं बोलना चाहूँगा। जो वो चीज़ मैं बोल सकता हूँ वो बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा सच में दिल से परिवार माना है। वो माने ना माने उनको ऊपर है, मेरे को नहीं पता वो क्या मेरे बारे में। मेरा ना एकदम ही डिसीजंस होते हैं एक्चुअली। तो जैसे मैं फट लेते हैं डिसीजन। तो मैंने एकदम ही डिसीजन लिया कि रब का हुक्म है, निकलो। और मैं वहाँ से मतलब इमीडिएटली तैयारी शुरू की और मैंने मुंबई छोड़ने का ही डिसाइड कर लिया। आपने छोड़ा वो शो कि उन्होंने आपको बोला छोड़ने की? नहीं, उसमें मैंने छोड़ा शो, ये मैं सामने से बोलता हूँ, मैंने छोड़ा वो शो। क्या वो प्लेटफॉर्म, वो वर्किंग एनवायरनमेंट, एंड मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी को जी। मैंने बहुत सारे कलाकारों से बात किया है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ, बट मैं जज नहीं करता हूँ, ठीक है? मेरा फ़र्ज़ है पूछना, मैं जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ। क्या वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट टॉक्सिक है? मैं इसको एक अलग वे में बोलना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे दो लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कम्युनिकेट करके चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए, ताकि जो प्रोजेक्ट है उसके साथ कुछ वो ना हो। क्योंकि हर बंदा प्रोजेक्ट से रिलेट करता है और उसी की वजह से वहाँ पे है, और जो लोगों को बहुत पसंद है। तो हमें इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे कि जैसे हम फैमिली बोलते हैं वाकई, तो जैसे आपने बोला ना, अगर मेरा बच्चा है तो आपने कितने अच्छे ढंग से बोला, पहली बार ऐसा करूँगा, सेकंड बार ऐसा।
ये चीज़ आपको सबके साथ करनी चाहिए। अगर आप ये करोगे ना, तो जब फैमिली बन गई रियल में, तो सब चीज़ें बढ़िया ही बढ़िया रहेंगी। मैंने बहुत इनडायरेक्टली आपको बात बोल दी। मैं समझ गया। जब दो लोग के बीच में गलत फहमियाँ है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या प्रॉब्लम्स है, वो आमने सामने बैठकर सॉल्व नहीं करते थे। मतलब अब जैसे वहाँ पे सोहेल है, मेरा सोहेल के साथ अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे जब भी प्रॉब्लम होती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उस इंसान का, मुझे उनसे बहुत प्रॉब्लम हुई। अब वो मतलब असित भाई नहीं है, मैं ये बोल देता हूँ, जिनसे मुझे प्रॉब्लम होता था, मैं उनका जानबूझ के नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं उनके बोलता भी था कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आपको जो भी प्रॉब्लम मुझे बोलो, मैं आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई, या हो सकता है मुझे नहीं ध्यान हो, पर ऐसा मत करो, क्योंकि हम लोग इस प्रोजेक्ट की वजह से, आपको कुछ भी मेरे से है तो बोलो। तो मैं सोहेल को जाके फिर बोलता था, तो सोहेल वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करता था एक्चुअली, तो सोहेल सुनता था। और उसके बाद लेकिन क्या होता था कि एक बार तो ऐसा हो गया, सॉरी मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ चीज़ें, एक ऐसे चीज़ होने वाली थी जिसमें मतलब मेरे लिए एक अच्छे रूप में आना, अच्छे ढंग से चीज़ें करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कैरेक्टर वैसा है रोशन सिंह सोढ़ी का। तो उसमें मुझे ये बताया गया कि आपको जो सोढ़ी गैराज के आप कपड़े पहनते हो ना, वही पहन के आ रहे हो। मैं कहा क्यों वैसे पहन के आ रहा हूँ, इतना बड़ा इक्वेशन है, सारा कुछ है, तो वैसे करके आऊँगा ना मैं, सारी चीज़ें उस ढंग से होनी चाहिए, वरना तो ये तो मर जाएगी पूरी स्टोरी। तो उसमें तो झगड़ा होना शुरू हो गया। फिर मैं तो लड़ जाता हूँ पूरा, क्योंकि मेरे को ना पसंद है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा से रिलेटेड कुछ गलत हो, ना रोशन सिंह सोढ़ी के कैरेक्टर से कुछ गलत हो। मैं तो लड़ जाता था, क्योंकि मेरे लिए फैमिली है, मेरे लिए अपनी चीज़ है। तो वहाँ पे फिर असित भाई नहीं थे, तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी, और आई थिंक उस दिन सोहेल भी नहीं था। तो फिर मैंने किसी और को ऊपर फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है भाई, इसका क्या करेंगे, ऐसा आप ये तो पूरा सीन ही मार दोगे पूरे तरीके से। वो इतना जो मेहनत किया सब लोगों ने इतने दिन तक, तो वो तो मिट्टी हो जाएगा। फिर शूटिंग उस समय रुकी, उधर बात हुई, सारा कुछ हुआ, और फिर वो बदलाव हुआ वापस। तो ऐसा हुआ कि वो चीज़ें बदलने की वजह से वो सीन का बहुत हाईलाइट हो गया, यानी अच्छा हो गया, बेटर हो गया। तो जितने एक्टर्स हैं, मैं सबकी बात करूँगा, हर एक्टर उधर यही चाहता है कि सीन अच्छा हो, बेटर हो, और बहुत सारे क्रू के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि ऐसा हो, अच्छा हो। अब मुझे नहीं पता कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि वो पता नहीं घर का गुस्सा होता है या कहाँ का, कुछ तो प्रॉब्लम उनको होता है कि वो उधर आके निकालते हैं वो सारी चीज़ें। और मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, कैमरे पे कोई नहीं बोलेगा इस चीज़ को, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी सफरिंग कर रहे हैं शो पे यस हैं। वो आपको बताते हैं फ़ोन पे? अभी मेरी उनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, पहले बात होती थी, मिलजुल के बात होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो लेकिन आपको कैसे मालूम कि अभी भी सफ़र कर रहे हैं? अभी इमीडिएटली का नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो मतलब कुछ टाइम पहले का बोल रहा हूँ, कोरोना के बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी इमीडिएटली की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इमीडिएटली तो मैं किसी से मिला नहीं हूँ, सिर्फ आशीष भाई से मिल के आया हूँ मैं सिर्फ, और किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। तो वो चीज़ का क्या होता है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर एक अच्छा माहौल क्रिएट करोगे ना, तो आपके प्रोजेक्ट को उसका फ़ायदा होने वाला है। आप अगर वो नहीं करोगे तो उसका आपको ही नुकसान होने वाला है। एक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैमरे के पीछे कुछ भी हो जाए, जब वो कैमरे के आगे आया ना, उसका कितना ही दिमाग आपने ख़राब करो, उसको वैसा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको वो कैरेक्टर जीना है। तो मैं तारक मेहता के हर आर्टिस्ट को शाबाशी देना चाहूँगा कि कितना ही पीछे कुछ ना हो, क्यों ना हो जाए, चाहे वो मेरा वहाँ पे मतलब मेरा उसके साथ चाहे बनता है या नहीं बनता, उसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन हर एक्टर की तारीफ़ है कि पीछे कुछ भी हो जाए, आगे वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो इसके लिए उनको शाबाशी देनी चाहिए। एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको वो शाबाशी मिलती है ना, तो आप कहते हो और बढ़िया करूँ, और बढ़िया करूँ। अब सामने वाले का ये डर हो जाता है कि ये इगोस्टिक तो नहीं हो जाएगा, इगोस्टिक हो जाएगा तो कोई पंगा वंगा तो नहीं करेगा। तो माने जो डायरेक्टर थे या जो लीडर्स थे शो पे, जो शो क्रिएट करते थे, वो जानबूझ के तारीफ नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था अगर इस एक्टर को तारीफ करेंगे, शाबाशी देंगे, वो सोचेगा मेरी वजह से शो बना है। मैं एक्चुअली तारीफ़ का वर्ड इसमें नहीं लूँगा, मैंने तारीफ़ का दूसरे सेंस में बात की थी कि अगर आपने आज अच्छा किया, तो मैंने बोला था मेरे को बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ, ये एक जेन्युइन चीज़ है ना। आपको अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा, तो मैं एक जेन्युइन वे में बोला उसको। एक होता बटरिंग करना, वो अलग चीज़ होगी, बटरिंग किसकी करते मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए, दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे एक जेन्युइनली आपका एक इमोशन आता है तो आप उसको बोलते हो। तो मैं वो तारीफ़ वाली मेन बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन बात ये कर रहा हूँ कि वो एक ना वहाँ पे वो वर्ड भी यूज़ करते थे एक्टर्स आपस में, मेरे को मतलब वो ना एक मज़ा आता है, एक आनंद आता है जब कोई एक अच्छी है, अब पूरी दुनिया आपको प्यार करती है, आपसे ऑटोग्राफ ले रही है, आपका फ़ोटो खींच रही है,
अब कुछ लोगों को पता नहीं उससे क्या प्रॉब्लम हो जाता है। अब वो एक ऐसी स्टेज में है कि वो आपको तंग कर सकता है, तो वो आपको तंग कर रहा है। उसको जेलसी कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं। जलन कहते हैं। यानी कि आप अगर ऑटोग्राफ दे रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और कुछ लोग सेट पे खुश नहीं है उससे, हिंदी में जलन कहते हैं, अंग्रेजी में जेलसी कहते हैं उसको। वहाँ पे एक और वर्ड यूज़ करते थे, आई एम सॉरी, मतलब बताओ ना आपकी सर। बात सही है, वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। वो लोग कहते थे कि वो मतलब मतलब एक आनंद होता है वो जैसे आपने टॉक्सिक वर्ड यूज़ किया, टॉक्सिक सैडिस्टिक प्लेजर। सैडिस्टिक प्लेजर। यू आर मैन ग्रेट। सर जिंदगी बहुत देखी है मैंने। वो पता नहीं क्यों मैं मतलब उनके लिए आज मैं उनसे मतलब मैं वापस बोलता हूँ, भाई मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं आप सबको मेरे तरफ से हमेशा के लिए माफ़ कर रहा हूँ, दिल से माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही उस भगवान की अंश हो, तुम्हारे अंदर वो अंश है। तो जो भी मेरे साथ जिसने भी किया मैं उसको दिल से माफ़ करता हूँ। मेरे से हुआ हो जाने अनजाने मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ लाइफ यही है, छोड़ दो पुरानी बातें, जो हो गया ख़त्म करो, अच्छा क्या कर सकते हैं वो करें। तो ये सैडिस्टिक प्लेजर वाली जो कुछ लोगों की बातें हैं ना, वो इसी वजह से आ जाती हैं, उन्होंने खुद बहुत सफरिंग की होती है कहीं ना कहीं। तो मैं ये मानता हूँ उनके लिए ना वही प्रेयर वाली बात आ गई जो मैं हर एक के लिए बोलता हूँ, उनके लिए प्रेयर करो दिल से। उस समय तो नहीं होता था, सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि तकलीफ हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो नहीं आता था। तो उनके लिए इतनी ही प्रेयर कर दो कि वाकई उसके अंदर भी बदलाव आ जाए, क्योंकि अंदर की अंश अगर वो जागृत होगी तो बंदा भी तो बदलेगा ना। आई एग्री। सर जी आपने सोहेल जी का नाम लिया, उन पे अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। वापस मुझे मालूम नहीं क्यों, ना मैं सेट पे रहता हूँ, ना मैं इतने करीबी दौर से किसी को जानता हूँ, वहाँ से प्रोफेशनली कुछ लोगों को जानता हूँ, बस उन पर आपकी राय। वो प्रोडक्शन हेड है राइट? हाँ, वो प्रोजेक्ट हेड है। अच्छा, प्रोजेक्ट हेड है। पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं वो। शुरू में जब वो आए थे तो वो स्केड्यूलर थे, और उसके बाद वो धीरे धीरे उन्होंने बहुत ग्रोथ की है। तो मेरे साथ उनका हमेशा ऑलमोस्ट मतलब मैं कहूँगा 99% मेरा उनके साथ अच्छा ही रहा है। तो मेरे को उनकी तरफ से तकलीफ़ें नहीं हुई हैं, जो जेन्युइन है मैं वही बोल रहा हूँ। जतिन की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, सोहेल को मैं बोलता भी था, और मतलब सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, क्योंकि मेरे को आपके इधर थोड़ा पता नहीं, तो मैं इसलिए नहीं, मैं मतलब जतिन को भी मेरी तरफ से माफ़ी है। मैं जतिन को भी ये बोलूँगा कि हर एक को ना बैठ के सॉल्यूशन करो, तंग मत करो, सैडिस्टिक प्लेजर लेने बंद करो। जतिन कौन है? दो नाम आते थे, सोहेल और जतिन। तो मुझे सोहेल से नहीं हुई प्रॉब्लम्स एक्चुअली, सीरियसली जतिन से होती थी, तो मैं सोहेल को ही बोलता था। तो वो भी प्रोजेक्ट हेड थे? नहीं है? वो स्केड्यूलर है। तो एक स्केड्यूलर जतिन जी से प्रॉब्लम होता था आपको? वो एक्टिंग भी करते हैं उसमें। वो आई थिंक जेनिफर जी ने भी उनका नाम लिया है, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो मतलब पर्सनली मुझे कुछ वो नहीं है, मुझे यही है कि यहाँ पे हम किस लिए आए, हम यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, तो हम उस पर फोकस करें। आपका क्या प्रॉब्लम था जतिन जी के साथ? प्रॉब्लम ये होता था कि अब जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तो सुबह 7 बजे बुला लिया। अब 7 बजे मैं आ गया हूँ और मेरा शूटिंग शुरू होने वाला है 12 साढ़े 12 बजे। अब ठीक है, हमें 12 घंटे आना है, वो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि आपके बहुत सारे काम होते हैं। अब यहाँ पे आप अकेले रहते हो, मैं तो अकेले ही रहता हूँ, मेरे तो घर पे कोई नहीं होता था, तो बहुत सारे काम आपके नहीं हो पाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती। फिर मैं जतिन से बात करता था, मैं भाई क्या प्रॉब्लम हुआ, तू मुझे क्यों जल्दी बुला लिया, मैं तो ये बाजू में रहता हूँ 10 मिनट दूर, मैं गोकुलधाम में ही रहता हूँ, मतलब उस समय मैं वहीं पर रहता था। तो मैंने जब तू बोले तब मैं आ जाया करूँगा वहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है तू मुझे बोल। एक्चुअली जतिन की भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो उनके पीछे भी कोई था जो उनकी वजह से वो चीज़ें होती थी, क्योंकि जतिन तो नया था, उसको तो एक ढंग से मोल्ड जैसे कर दोगे वैसे वो हो जाएगा। कौन था उनके पीछे? मैंने वो पहले भी नाम नहीं लिया, तो मैं नाम ले लूँगा, आई एम सॉरी। ठीक है सर, भगवान सबका भला करे। ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट सर जी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो आपको 7 बजे बुला दिया जाता, बट 12:30 बजे या 12 बजे का शूट था। ऐसा होता था तो मैं फिर भड़कता था, क्योंकि क्या है ना, आप सुबह सुबह उठ के आ गए हो तो सुबह की ना एक अलग ही एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी की जगह आप बैठे हुए वेट ही किए जा रहे हो, वेट ही किए जा रहे हो, वेट ही किए जा रहे हो, वेट किए जा रहे हो, वेट किए जा रहे हो, तो उसके बाद जब 12 बजे तक टाइम आता है ना, तब तक ना बहुत कुछ हो जाता है। और भी बहुत सारी बातें, एक्चुअली मैं बहुत सारी बातें बोलना नहीं चाहता हूँ, तो उस चीज़ में जाना नहीं चाहता हूँ मैं। तो ये मैंने एक छोटी सी बात बताई है, बाकी मतलब उसमें ऐसा है कि मैंने पहली बात बोली थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको देनी चाहिए, अथॉरिटी सबको देनी चाहिए, पर उस ढंग से नहीं देनी चाहिए कि आप सामने वाले के साथ वो सैडिस्टिक प्लेजर लो, वो नहीं होना चाहिए। पर मैंने ये भी देखा है सिद्धार्थ कि एक्चुअली ये हमारी फील्ड में नहीं है, ये मैंने देखा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये चीज़ें हैं
ये मैंने देखा, मैं यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को। मेरे पुलिस वालों से बात हुई थी काफ़ी उनके साथ, वो भी बेचारे बहुत टफ जॉब है उनकी। ये हमको पता नहीं चलता है क्योंकि जब मैं उनके साथ था, मैं पूरा मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन था उनके साथ, तो वो जो मेरा देख रहे थे, जो मेरा सारा कुछ देख रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे सारा, तो उनका ड्यूटी रात से था, मतलब फुल नाइट उनको बैठना था। अभी मेरे आ जाने की वजह से उनको क्या हुआ कि सुबह से शाम तक भी वो पूरा काम करते रहे, तो 24 घंटे पूरा काम करते रहे। अभी इसमें मैं सैडिस्टिक प्लेजर की बात तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंट हो गया, पर सोचिए कि उनका भी कितना टफ जॉब है। अब वो भी, उनका माइंड पे कितना असर पड़ता जाएगा। वो लोग बोलते हैं, हमारी वाइफ बोलती है आते क्यों, घर पे वहीं रहो ना, ऐसा ऐसा करके उनको सुनना पड़ता है। जस्ट इमेजिन, मतलब उन पर क्या बीतती होगी। तो आप समझ सकते हैं वो हम लोगों से ऐसे क्यों बात करते हैं, क्योंकि उनका घर पे इतना प्रॉब्लम चल रहा है, वो बंदा अपना फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजार पा रहा है, तो वो भी तो कहीं तक गुस्सा निकालेगा ना। असित मोदी आपके साथ कैसे थे? मैं ये कहूँगा असित मोदी सर हमारे जो बॉस हैं या एक्स बॉस थे, शुरू में बहुत 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 अच्छे थे। मुझे बहुत मज़ा आता था उनको देख के, इसलिए भी मज़ा आता था कि हम बाहर शूटिंग पे जाते थे जब भी, तो वो बंदा, मतलब उसको बहुत शौक था, वो आता था, अरे यार इसका ऐसा कर लेते हैं, इसका ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, मतलब हाँ के डायरेक्टर को समझा के जाते थे कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। और हमको अच्छा लगता था, चला ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, नया नया करते हैं। इवन मैं पहले वाले डायरेक्टर हमारे जो थे धर्मेश भाई, उनका भी बोलना चाहूँगा, वो भी बहुत मज़ेदार आता था उनके साथ, बहुत ही बढ़िया थे वो इंसान। वो तो मतलब उन, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन वो कहते हैं ना कीड़े थे उनके अंदर, जो क्रिएटिविटी वाली बात होती है, हम ऐसे बोलते हैं ना, बहुत कीड़े हैं इसके अंदर पॉजिटिव वे में। तो उनके अंदर वो क्रिएटिविटी की ना वो गंगा बहती रहती थी, ऐसा होता था। वो आगे मुझे बहुत सी बातें बोलते थे, अरे सोड़ी यार ये सीन में ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ऊपर से जंप मारेगा तू उन्होंने मेरे को पहली बार जंप मरवाई थी। फिर एक बार हाथी भाई को, मतलब मेरे पे पैर रख के नीचे उतरना था, तो मेरे पास आई, कह रहे ऐसा करेगा तो शूट। तो मैंने हाथी भाई को देखा, फिर मैंने कहा अब क्या करूं। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है हमारे 10वें गुरु, मैंने उनको अरदास की, मैं क्या महाराज आप देख लेना क्या होना, मैं आपका सिखूं, पीछे तो नहीं हटूंगा या तो करेंगे या मरेंगे। तो मैंने हाँ कर दी। उसके बाद हाथी भाई ने मना कर दिया, अपना आज़ाद भाई जो थे। पाजी जब आप हंसते हो ना, और मैं कह रहा हूँ ये जेन्युइनली पहली बार कैमरा में कह रहा हूँ, मुझे आप जब हंसते हो बहुत अच्छा लगता है, आप दिल से हंसते हो यार, बहुत प्योर हंसी है, बच्चे वाली हंसी है आपकी। जब आप हंसते हो मुझे आपको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। आई रियली से दिस, आई हैव नेवर सेड दिस ऑन कैमरा, और ये रहेगा इंटरव्यू में, चैट में, जो भी आपका ये रहेगा, आप जब देखोगे आप देखोगे ये पार्ट रहेगा। आप हंसते हो, दिल से हंसते हो यार, जैसे एक 5 साल का बच्चा हंसता है यार। यू फील आप बहुत इनोसेंट हो इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए छोड़ के एंटरटेनमेंट बिजनेस के लिए। मैं गुरु का सिख हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मुझे नहीं अभी तक पता चला। बहुत से इमोशंस आते हैं, बहुत कुछ होता है। अभी एक्चुअली मैं इसलिए हो गया हूँ ज़्यादा इमोशनल कि हाथी भाई की बात आ गई थी एक्चुअली। वो बंदे के साथ मेरा बहुत अच्छा था, और नट्टू काका, हाथी भाई और मैं, हम तीनों का बर्थडे एक ही दिन आता था 12th में। 3 केक कटते थे एक साथ। और वो उसके घर पे एक्चुअली उसकी दादी जो हैं वो सुखमनी साहब का पाठ करती थी, सिंधी था वो, तो सिंधी लोग गुरु नानक देव जी को बहुत मानते हैं। तो उसके पिताजी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उसके अंदर दोनों धर्म का वो था वेद। और मैं उसके घर बहुत जाता था, और वो परांठे लेके आता था, मुझे बोलता था थोड़ी परांठे लेके आया हूँ आ जा। तो मैं स्पॉट दादा को बोलता था 2 चाय लेके आ जा, और फिर मैं उसके उधर जाके खाता था। वो बंदे का आप देखो, मतलब सैल्यूट टू हिम। जब वो बीमार हुआ था बहुत ज़्यादा, पहली बार आई थिंक 3 से 4 महीने वो शो में नहीं था, उस सेट से ही उसको उधर हॉस्पिटल लेके गए थे। उसने ये बोला था जब वो वापस आया था कि सोडी मुझे ये बोनस लाइफ मिली है। मुझे सब सोडी बुलाते हैं ज़्यादातर वहाँ सेट पे, दिलीप भाई गुरु बुलाते हैं, रोशन भी मुझे, मतलब जेनिफर भी मुझे गुरु बुलाती है। तो वो बोलता था कि मेरे को ना ये बोनस लाइफ मिली है, क्योंकि उसको बच्चों से बहुत प्यार था। तो मैं कहता तू शादी कर ले, तू ना अपनी बीवी और बच्चों को बहुत खुश रखेगा। तो वो कहता यार सोडी मुझे पता नहीं मैं कितना टाइम हूँ, तो उसको विधवा क्यों बनाऊँ मैं, ऐसा करके बोलता था। तो मैं उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करता था। तो वो जब गया, जाने से पहले वो अपना एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट टाइप का बना के गया, वो कुसुम रोल्स के नाम से है, मीरा रोड में। वो नंबर 1 हो गया था उसके होते हुए, अभी मुझे पता नहीं, आई थिंक आज भी नंबर 1 हो। अपने मकान का सारा लोन उतार के गया, अपनी गाड़ी को फ्री करा के गया, मतलब मम्मी डैडी के लिए सब कुछ करके गया। उसको पता चल गया था मेरा बोनस लाइफ है ये मेरी।
मतलब सैल्यूट टू हिम कि इतना उसको भी, वो भी टॉरियन था ना, मैं भी टॉरियन हूँ, तो हमको फैमिली के साथ बहुत होता है। और अब क्या बोलूँ, मतलब बहुत सी ज़्यादा आ जाती, दो दोस्त होते हैं तो वैसा होता है। एक्चुअली क्या है, एक और चीज़ होती है, मुझे ये लगता है कि हमें ना प्यार में सबको जीना चाहिए एक दूसरे को। अब दो लोग आपस में है, उनका प्यार बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके बीच में दरार डालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा सब नहीं करना आप चाहिए। मुनमुन और राज की बात कर रहे हैं? मुनमुन राज इसमें कहाँ से आ गए? क्या बोल रहे हैं, दो लोग प्यार कर रहे हैं और बीच में नहीं आना चाहिए, तो मुनमुन और राज की बात कर मैं रहा तो हूँ। हाथी भाई और मेरी बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, हाथी भाई और आपकी बात करें तो कौन बीच में आ रहा था? मतलब हर जगह तो प्यार ही चल रहा है ना भाई। अरे बाप, अरे तो वाह। किसके प्यार की बात कर रहे हैं, मुनमुन और राज की, नहीं या नहीं, आपके और हाथी भाई? मैं दो दोस्तों के प्यार की बात कर रहा हूँ। दो दोस्तों का भी आपस में प्यार हो रहा है, बाप का बेटे से भी होता है। घर में मेरा पापा अपने मम्मी डैडी से भी प्यार है। तो आप ये जो बात कर रहे हो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, तो मुझे अरे क्लैरिफाई कर रहा हूँ बाजी, समझ तो आए। आप कह रहे दो दोस्त, दो लोग प्यार करते हैं, बीच में लोग आ जाते हैं, तो बोले ठीक है, हाथी भाई और आपका प्यार, लोग बीच में आ रहे थे। अच्छा नहीं, मतलब क्या होता है ना, अभी बहुत अच्छा था, बड़ा सारा सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि फिर वो जैसे चीज़ें दिखती है ना उसमें फिर वैसा लगता है कि भाई क्या कैसे किया जाए। मैं इसीलिए सबके लिए बस वही करना चाहता हूँ, प्रेयर करो जितना ज़्यादा हो सके सबके लिए, सबको मांगो, सबके अपने परिवार हैं, सबकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला, सबका भला करे रब जी अपने बाणे में। प्रिया और मानव राजदा मेरे शो पे आए, ओके। उन्होंने कहा एटमॉस्फेयर जो सेट पे था वो परिवार जैसे नहीं था। सही कह रहे हैं या गलत? काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं। जेनिफर जी के साथ आप टच में? अभी हमने एक साथ एक रील डाली अभी रिसेंटली, मैं अभी उनसे रिसेंटली मिला था, हमारी मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने एक रील भी डाली है जो उनके इंस्टा पे भी है, मेरे इंस्टा पे भी है। जब उन्होंने कुछ एक्यूजेशन डाले थे जो हम सब जानते हैं क्या था वो, आप खड़े हुए उनके लिए सपोर्ट करने में आए थे या आप चुप थे उस दौरान? मैं इसमें दो बातें बोलूँगा। मैं जेनिफर जी से मिला था, मेरी उनसे काफ़ी बात हुई, मैं असित भाई के पास भी जाता था क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें उनसे थी। मैंने ये कोशिश की थी कि उन दोनों की मुलाकात हो जाए बैठ असित के। जी और जेनिफर जी। यस, ये मैंने 100% कोशिश की थी, वो दोनों इसको जानते हैं। और मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा हो गया था, मुझे लग रहा था कि यार मेरे पे कुछ बात ना हो जाए इस चीज़ के अंदर, क्योंकि कभी कभी जो हेल्प करने जाता है ना, कभी कभी वो बेकसूर से वो कसूरवार हो जाता है, ऐसी कुछ चीज़ में बड़ी, मतलब क्या बोलूँ। तो उसमें ऐसा होना शुरू हो गया था कि मैंने ये ट्राई किया था पूरे मेरे तरफ से कि दोनों की मुलाकात हो, बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें। तो आपने असित जी को फ़ोन किया था? मैं असित जी से मिला था ना, मैं उस दौरान उनसे मिल ही रहा था। आपने कहा आप मिलो, आमने मैं सामने। दोनों से मिला था, मैं जेनिफर जी से भी मिला था, मैं उनसे भी मिला था, क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूँ सिद्धार्थ, मैंने मतलब हमेशा परिवार के रूप में ही देखा। मैं एक और बंदे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, मैंने एक बंदे को ऐसा भी बोला था, भैया आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप करो, तो मुझे अगर एक मौका मिलता है तो मुझे भी एक बार करने दो। यानी 30 दिन है, आप 29 बार बढ़िया करते रहो, मुझे चलेगा, आई एम हैप्पी। मैं एक ही बार में रहूँगा ना, मेरे को वो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे पसंद करेंगे वो करेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है सिद्धार्थ, एक्चुअली क्या है ये, आपने एक वर्ड यूज़ किया था जेलेसी, उसके बाद हमने सैडिस्टिक प्लेजर। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये नहीं है। अगर हम गहराई में जाएंगे ना, तो ये सारी शुरुआत होती है जब वो कौन से माहौल में बड़ा हुआ है, उसने क्या क्या फेस किया है, तो डर आ जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, ऐसी बहुत सारे जो ये नेगेटिव फैमिली के रूह तक जाती है, उनके बैकग्राउंड से, कौन से परिवार से आ रहे हैं, घर का माहौल क्या है, ये आप बोल रहे हैं। तो उसकी वजह से वो वैसे माहौल से वैसे हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना, अब मैं इस माहौल में, मैं क्या कहता हूँ, अब मैं सबके लिए प्रेयर्स करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी कमियां हैं। मैं कोई संत महापुरुष नहीं बन चुका हूँ, मैं 25 दिन गया तो संत महापुरुष बन के नहीं लौटा हूँ। हाँ, बदलाव। असित जी और जेनिफर जी को मिलाने की कोशिश कर रहे थे आप, अब सफल नहीं हुए मिलाने में? नहीं, क्यों? वो होता है, कुछ लोगों को नहीं करनी थी उस समय वो चीज़ें, मैंने कौन से साइड, जेनिफर साइड की असित जी साइड? असित जी साइड। तो जेनिफर जी तैयार थी, क्योंकि मैंने वही बोला, बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने देखी, मैं अभी रिसेंटली मिल के आया था। मतलब मैं चाहता हूँ कि आज भी चीज़ें बदल के वैसे ही वो नंबर 1 वाली हो सकती हैं, जो बढ़िया हो सकती हैं, लेकिन उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया जा रहा है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं।
क्योंकि मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ ये चीज़। दिशा वकानी जब छोड़ के गई थी, शैलेश जी जब छोड़ के गए थे, उस वक्त आप लोग सब सैड हो गए थे? माहौल कैसा था? जब शैलेश जी छोड़ के गए मैं तो नहीं था उस समय, क्योंकि मैं छोड़ चुका था पहले से ही। दिशा वकानी जी जब गए थे तो उस समय ये था कि उनका वो शादी होने वाला था, तो वो अच्छा माहौल था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। और बीच में उनको आना भी था, उन्होंने फ़ोन कॉल भी मतलब वो एक उनके साथ जेठा भरा मतलब दिलीप भाई के साथ किया था, तो बड़े अच्छे ढंग से हुआ था। मतलब हम लोग बहुत खुश थे कि वो वापस आने वाली है। फिर मुझे नहीं पता एकदम लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया और वो नहीं आई। तो हम तो ऑफिस में नहीं जाते हैं, तो हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आई डोंट नो। लेकिन शैलेश जी का जो मुझे सुनने में आया वो ऐसा सुनने में आया, जो आई थिंक उन्होंने काफ़ी जगह बोला भी है, कि वो कोई आई थिंक सब टीवी का या सोनी का ही शो करने गए थे, तो उसके ऊपर उनको बहुत भद्र भाषा में, अभद्र भाषा में बहुत ही गलत ढंग से बोला गया, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए उस चीज़ को। उनके दिल पे बहुत बड़ी चोट लग गई उस चीज़ की, तो इमीडिएटली उन्होंने भेज दिया कि मैं अब नहीं करूँगा ऐसा, और उनको बोला भी कि आप ज्वाइन कर लीजिए, शूटिंग के लिए आ जाइए, जो भी है। और उनको उसके बाद वो चीज़ जो मुझे पता है ऐसा करके वो इसलिए उन्होंने छोड़ दी वो वाली चीज़। मतलब इस चीज़ में क्या है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मतलब तकलीफ ये होती है कि सब लोगों ने मिल के बनाया ये शो, ये किसी एक अकेले ने नहीं बनाया, सब ने। मतलब वो कैमरे के आगे या कैमरे के पीछे, हर एक की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं पर्टिकुलर ये वो बोलूँगा तो मैं भूल भी सकता हूँ। जैसे अभी आगे हैं तो आर्टिस्ट हैं, पीछे हैं तो पहले कैमरामैन आप देख लीजिए, एडिटर्स हैं, उसके बाद माइक वाले हैं, स्पॉट दादा हैं, पूरा जो बनाते हैं सब लोग, उनका होता है कि सारी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। अब एक घर होता है, उसको बना के कुछ और बना देंगे, उनकी कितनी मेहनत होती है, सारे वहाँ पे सब लोग होते हैं, हटा हटा के सारी चीज़ें वो करते हैं। उसके बाद अभी और लाइटमैन हैं अपने सारे होते हैं, तो कितने सारे हैं। उसके बाद वो म्यूज़िक वाले आ जाते हैं पीछे, वो कुछ नया नया साउंड देते हैं। बहुत लोग तो उसी में खुश हो जाते हैं, यार क्या आप वहाँ पे आते हो तो वो जो साउंड बजता है बहुत मज़ा आता है। तो हर एक की अपनी क्रिएटिविटी है, हर एक की वो है। राइटर्स अपना काम कर रहे हैं, रोज़ रोज़ कॉमेडी करना, लिखना, क्या क्या उनकी भी चीज़ें चलती है वो उनको पता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें ना उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे ना एक फैमिली के जैसी मान के, बहुत चीज़ें फटाफट बदल जाएंगी। लेकिन अब देखो ये रब जी के हाथ में है, उनके हुक्म में ही हो रही हैं सारी चीज़ें। तो पिछले जन्म में बहुत हमने अच्छा किया होता है कि आज हम उस रुतबे में पहुंच गए हैं, ऐसे माहौल में पहुंच गए, हमें बहुत कुछ मिला है। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करते हुए चीज़ों को संभालना चाहिए, क्योंकि आप परिवार का हिस्सा है, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं अच्छे वे में, और आप ही चीज़ों को बदल सकते हैं गलत में। क्या मंदार जी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है असित मोदी के लिए, नहीं, या अनऑफिशियल स्पोक पर्सन है असित मोदी के लिए? ये मुझे इसकी जानकारी सीरियसली नहीं है, क्योंकि मुझे अगर कुछ नहीं बोलना होगा तो मैं बोल दूंगा, मैं इनडायरेक्टली बोलूँगा। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है सीरियसली। आप तारक मेहता शो देखते हो अभी? नहीं। क्यों नहीं देखते आप? अरे पूछ रहा, आपका शो है, 2 कारण हो सकती है या 3 कारण होते हैं, मैं ही बोल देता हूँ या तो आप बोल दीजिए। आप बोलो। एक होता है कि आपको सहन नहीं हो पाता है कि मेरा शो था, सुखी परिवार था होपफुली एट वन टाइम, और आप नहीं देख पाते हो क्योंकि इमोशनल हो जाते हो, अटैच्ड हो, क्योंकि कभी कभार शो आपका बच्चा होता है, ये चैनल मेरा बच्चा है, तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ अपने बच्चे के बारे में, फील करता हूँ। तो आप भी फील करते होगे कि यार ये वो शो था जहाँ पे मैं रोज़ जाता था, हम लोग सब एक परिवार बनने की कोशिश कर रहे थे, और हर्ट होता है इसकी वजह से आप दिखते नहीं। हर्ट का नहीं है, मेरी तो आज भी सबके लिए दुआएं हैं, खूब चले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन चलते हुए वैसा ध्यान देना चाहिए जो नहीं अच्छा लगेगा, पर मुझे ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑडियंस यही बोलती है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें मज़ा नहीं आ रहा, हमने देखना छोड़ दिया। तो भी सामने से ऐसी बात मुझे बोलेगी कि 3 करोड़ लोग आज भी देखते हैं, 3 करोड़ लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ 3 का 30 करोड़ देखें, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए लोग आए हैं, आई एम हैप्पी फॉर देम, वो लोग भी आगे बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। लेकिन अभी ऑडियंस का अपना एक वो तो होता है। और देखिए जिसने उसको पूरा मिल के, जब कुछ नहीं था तब से उसको बनाया, तो उसका एक अलग एटीट्यूड होगा, जो आए हैं उनको अलग एटीट्यूड होगा। आपने ये घर बनाया, अभी यहाँ जब शुरू में कुछ भी एक भी पत्थर नहीं था तब आपने बनाया, तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा। और ये बना बनाया घर आ गया, सब कुछ लगा हुआ आ गया, तो क्या होगा। मेहनत आप तब भी करोगे, आप इधर अच्छा खाना भी बनाने की कोशिश करोगे, अच्छे ढंग से सोने की कोशिश करोगे, वो, लेकिन जो वो खून पसीना बहा है ना, वो उन शुरू में उनका बहा है। मैं इसलिए नहीं देखता कि मुझे कोई किसी से हर्ट हुआ या ये हुआ, सीरियसली उस वजह से नहीं देखता, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये है कि जब मैं उसमें नहीं हूँ और लोग मुझे यही बात बोलते हैं कि हमें मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत से लोग नहीं बोलेंगे, पर आप उधर के अगर आर्टिस्ट से पूछवा सकते हैं ना, पूछो, वो भी कहेंगे कि भैया अभी तो मैं वापस पूछ रहा हूँ, आप इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि लोगों को लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आप देखोगे तो मेमोरीज ताज़ा हो जाती है जो आपको हर्ट करती है? नहीं, मैंने 1-2 बार देखा था, तो मतलब जैसे
एक दो सीन में मज़ा आया, लेकिन जैसा एक तारक मेहता का एक जो था ना, एक वो नहीं दिखा मुझे, तो मुझे मज़ा नहीं आया बेसिकली। मुझे भी तो मेरे को यार क्या कर दिया ये। और फिर कुछ जैसे चीज़ें थी ना जिसको मतलब मज़ा बहुत आता था, जो सब लोग बोलते हैं आज भी कि वो पुराने एपिसोड से देखते हैं। अरे बच्चे बड़े हो गए, अभी इधर भी कुछ बच्चे बैठे हैं, वो भी बोलते हैं सर हम आपको छोटे होते हुए हम बड़े हो गए आपको देखते हुए। तो ऐसे बहुत सारे जो अभी स्टूडेंट्स बाहर चले गए हैं आउट ऑफ इंडिया, बहुत जगह हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि सर हम लोग जो रात का डिनर है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड देखते हुए ही करते हैं। अब इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा, एक्टर्स का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक्टर्स का, मुझे बल्लू कर रहे हैं, मेरी तरफ से उनको हमेशा वो शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने उनको देखा था दिलवाले दुल्हन नहीं, शाहरुख खान साहब के साथ जो पिक्चर आई थी उनकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हमारा एक सिख परा वहाँ पे है। तो वो मेरे सीनियर हैं एक तरफ से एक्चुअली, तो मैं कभी उनके लिए गलत सोच नहीं सकता। वो पीछे मुझे 2-3 बार मिले, जेठापरा मतलब दिलीप भाई की वो बेटे की शादी थी तब मिले, उन्होंने स्टेज पे मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई, मैंने उनके साथ खींची फोटोग्राफ। फिर हम लोग धर्मेश भाई की कोई मूवी का प्रीमियर था, वहाँ गए थे, वहाँ भी हम लोग मिले। तो हम लोग बड़े अच्छे ढंग से मिलते हैं, हमारे आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है, उनकी तरफ से भी मुझे दिखता नहीं है। अब वो वहाँ रोल कर रहे हैं, देखो उनको भी ज़रूरत थी कि एक टाइम पे उनको भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी। अभी रब जी ने उनको दी है वो चीज़, वो मैंने पीछे उनका देखा भी था, तो उसमें वो रब जी का थैंक यू कर रहे हैं। तो डैट इज़ गुड कि वो उनका शुक्राना कर रहे हैं। अभी जिसके उसमें हिस्से में जानी है चीज़ वो जाएगी। तो मुझे एक्टर्स का कोई वो नहीं है, वो बेचारों को जो मिल रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे अंजलि भाभी जी का रोल हो या तारक मेहता जी का रोल हो या जो भी हैं, तो वो एक्टर्स को अब जो मिला है उनको वो कर रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी देखो राइटर्स भी हैं बेचारे, वो भी बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब दिलीप भाई हैं, वो तो शुरू से ही वो कोशिश करते थे कुछ अच्छा उसमें मैं डालूँ, ऐसी चीज़ जो ऑडियंस को मजा आए। दिलीप भाई का व्यवहार कैसे था आप सबके साथ? दिलीप भाई का व्यवहार मतलब मुझे तो, मेरे साथ तो हमेशा ठीक ही रहा। कभी कभी हो जाता है, वो तो हर एक्टर्स का आपस में क्या हो होता जाता है। कभी कभी हो जाता था कुछ चीज़, जैसे वो कुछ चीज़ बताते थे कि भाई ये चीज़ को ऐसा कर लो, तो मैं मतलब उनकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता था। कभी कभी मुझे लगता था कि ये चीज़ मतलब मेरे को नहीं एक्सेप्टेबल हो रही, तो मैं उनको बोल देता था कि सर, तो उसमें वो कुछ बोलते नहीं, कहते तेरे को जैसा ठीक लग रहा है वैसे तू कर। ये सीन इम्प्रोवाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं आप? जी। तो मैं बहुत कम बोलता था इस चीज़ में, क्योंकि दिलीप भाई का इतना अच्छा क्रिएटिव है, मतलब उनका ये दिमाग इस मामले में बहुत अच्छा है सीरियसली। क्योंकि मैं ये भी बोलना चाहूँगा इसमें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है, जो भी रहा, उसमें शुरू में असित भाई का बहुत ज़्यादा था, राइटर्स का बहुत ज़्यादा था, पूरी टीम का ही था एक्चुअली। और दिलीप अब भाई कुछ का नहीं भी। है क्या कि है? अब क्या मतलब पहले बहुत था राइटर्स का, असित जी का, अब उतना नहीं है आप कह रहे? मतलब देखिए, अगर ऑडियंस को मज़ा नहीं आ रहा तो कुछ तो वहाँ पे प्रॉब्लम है ऐसी, जो मतलब वो नहीं पकड़ पा रही अभी ऑडियंस की पल्स। अच्छा, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप तकलीफों से गुजर रहे, आप कर्ज में हैं, यू वांट वर्क एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि आप मेहनत करना चाहते हैं, डिजिटल हो, इवेंट्स हो, एक्टिंग हो। कभी ये जहन में आया कि मैं असित मोदी जी को फ़ोन करूं और बोलूं मुझे अब पैसे की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, आप मुझे वापस लेंगे? ये आया थॉट आपके जहन में? मैं असित भाई से मिल के आ गया। उनसे मांगा आपने? हुआ ये कि मैं जब वापस आया था तो मेरा वो एक फ़ोन था, मैंने उसको ऑन किया था, उसमें वो असित भाई का मैसेज था कॉल मी। तो मेरा एक कर्टसी था जब मैं मुंबई आऊँ तो मैं उनको कॉल करूँ। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के बाद। तो मैंने कहा सर मिल लीजिए मुझसे प्लीज़। तो मैं उनसे मिलने गया था फिर। तो वहाँ मैं उनसे मिलने गया तो फिर तारक मेहता की बात निकली थी। तो वो बात में उन्होंने मुझे बेस्ट विशेज़ दी फ्यूचर के लिए, और वो मीडिया में भी उन्होंने दिया है जो सब जगह अवेलेबल है। ये बेस्ट विशेस दी, बट काम मांगा आपने उनसे? जो हमारी बात हुई थी तो मैं उनसे वही चाह रहा था कि भाई क्लैरिटी मिल जाए मुझे कि मैं इसका क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे लिए एक बल्लू का भी ऑप्शन था कि भाई बल्लू जो है, ऑप्शन कहने का मतलब है कि बल्लू भी उधर काम कर रहे हैं अब इतने सालों से, तो एक एक्टर का दूसरे एक्टर के प्रति होना ही चाहिए। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ हुई थी तो बल्लू ने मुझे भी फ़ोन किया था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं तारक मेहता का ये रोल करता हूँ। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो। उन्होंने मुझसे पूछा था, मुझे नहीं लगता ये किसी को बात पता होगी, तो मुझे पर्सनली किसी भी एक्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जब आपने उनसे काम मांगा, आपने पूछा, बिंदास पूछा ना? हमारी इस बारे में बात हुई थी और उन्होंने बेस्ट विशेस दी आपको वापस? उन्होंने मुझे बेस्ट विशेस दी हैं। वो कह रहे थे सोच के बोलता हूँ, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा मुझे क्लैरिटी चाहिए, जो भी है जैसा भी है, क्योंकि मेरे लिए ये था कि ऑडियंस मुझे एक ही बात बोलती है, आप वापस आ जाओ सर, मज़ा नहीं आ रहा, ये है वो है। तो ये मेरा एक ऑडियंस के प्रति जो इतना प्यार है, और मैं जो इतना उन्होंने मेरी चिंता की, मेरे का मतलब मैं मान नहीं, मतलब आप सोचिए, मेरे को वो जानते नहीं है पर इतना उनको मुझसे प्यार है। आपने भी अभी ये बात शेयर की कि कितने जो आपको मतलब पर्सनली जानते नहीं है, कितनी प्रेयर किया उन्होंने, कितनी दुआएं किया, पता नहीं किसने कहाँ कहाँ किया, मुझे पता भी नहीं है। तो
उनकी जो एक इच्छा है तो मेरा फर्ज है मैं उनकी इच्छा के हिसाब से उस चीज़ को रखूं सामने। तो जब आपने प्रपोजल दिया अभी तक आपको रिस्पांस नहीं मिला कि आपको उन्होंने रखेंगे? मुझे गुड विशेस दे दी हैं फ्यूचर की, तो आप उससे समझ लीजिए कि उनका रिस्पांस क्या है। उन्होंने ये बात उसमें भी मीडिया में दे दिया, तो मेरे लिए आज मैं सामने से बोलता हूँ, मैंने कभी बोला नहीं, सॉरी टू से दिस, बस बर्न द ब्रिज बिहाइंड वाली बात अब हो गई है। आई हैव टू बर्न द ब्रिज बिहाइंड नाउ फाइनली, क्योंकि हिंदी जब में समझाइए बर्न द ब्रिज बिहाइंड। सिद्धार्थ, आपको तो पता ही यार जेलेसी का बता देते हो इर्षा, इसका कैसे नहीं पता हिंदी में समझाइए ना बर्न द ब्रिज बिहाइंड। बस यही है कि अब जो पास्ट है उसको पास्ट में डाल दीजिए, अब वो एक बहुत अच्छी याद है उसी को लीजिए, उसमें जो भी जैसे भी चीज़ें वो रही कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस एवरीवन। मैं ये दिल से, मेरी भी बेस्ट विशेज़ हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पहले जैसी बेटर चीज़ें हो जाएं। सब मेहनत कर रहे हैं, राइटर्स मेहनत कर रहे हैं, जितनी भी टीम है वो मेहनत कर रही है, वो चाहे कैमरे के आगे है पीछे है, सबको मेरी तरफ से गुड विशेज़ हैं कि वापस वैसा हो जाए। सो माने सब एक दूसरे को बेस्ट विशेस दे रहे हैं। मेरी तरफ से भाई अब बेस्ट विशेज़ ही रहेगी ना, मैं कोई उल्टा पुल्टा थोड़ी ना बोलूँगा, मैंने तो फैमिली हमेशा से कैसा माना। फीलिंग होता है जब आप तकलीफ में रहते हैं? कैसा फीलिंग होता है कि काम नहीं है एंड इट हर्ट्स, क्योंकि आप टैलेंटेड हो और मैं जानता हूँ, मैंने ऑनेस्टली तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, मैंने देखा नहीं है, बट मुझे मालूम है आप अच्छे एक्टर हो। थैंक यू। तो जब आप इमोशनली जाते हो किसी के सामने, सामने वाले को मालूम है कि आप अच्छे एक्टर हो, आप फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हो और वो आपको बेस्ट विशेस देते हैं। इसमें सिद्धार्थ, मैं इसमें असित जी को गलत नहीं बोलूँगा, आई एम सॉरी, लेकिन नहीं, I'm glad मुझे you're saying that. क्यों I पता है you know, I just want your perspective on it. क्योंकि पता है क्यों इसलिए नहीं बोलूँगा कि देखिए, अगर मैं अपने आप को सीट पे डालूँ, क्योंकि थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ भी उनके शूज़ में I'm रहूँ। sure. आप सोचिए ना, बल्लू भी उधर काम कर रहा है, उसका भी बहुत टाइम से उसका काम नहीं था, अब उसको एक काम मिला है अच्छा। उसके बाद अभी असित भाई ने इतने टाइम हो गए हैं उनका जो भी जैसा भी शो है, एंड ही इज़ मतलब ही इज़ ओके विद डैट। तो बॉस अगर उस चीज़ में खुश है, मेरा एक अपने ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास जाना ज़रूरी था। और मैं सच बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ होती तो मेरे लिए ये भी एक था कि मैं बल्लू से कैसे बात करूँ, क्योंकि वो बंदा काम कर रहा है इधर, तो उसके मतलब मैं इमोशनल हो जाता हूँ इस चीज़ में कि भाई उसका कैसे वो करेंगे, क्या नहीं होगा। और वहाँ पे सोहेल भी थे, सोहेल ने ये बात बोली भी कि आपने वो बल्लू का उस मतलब पहले भी मेरा इंटरव्यू किया तो मैंने बोली है वो वाली चीज़ कि बल्लू का देखना पड़ेगा उस चीज़ के अंदर, तो मेरा वो जेन्युइनली था। तो भाई असित भाई ने ये डिसीजन लिया तो बहुत कुछ सोच समझ के इसके ऊपर लिया है, वो ऐसे ही डिसीजन नहीं लेंगे। देखिए है तो इस बॉस, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, इतने टाइम से तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलवा रहे हैं, उनका भी अपना बुद्धि है। और वो देखिए एक मामले में ये तो है कि वो रब मतलब भगवान जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान जी, ठाकुर जी को वो मानते हैं, बहुत सारी पूजाएं कराते हैं, उन्होंने बहुत साइट पे पूजाएं कराई हैं जिसमें मतलब एक है अच्छा माहौल बनता है, आप प्रभु से जुड़ते हैं, तो ये भी उनकी एक खासियत रही है। अब सिक्के के दोनों पहलू तो होते ही हैं, तो हम खाली नेगेटिव पे ही फोकस ना करें, पॉजिटिव पे भी फोकस करें। वो हर एक के अंदर है, मेरे अंदर भी नेगेटिव है, मेरे अंदर भी नहीं, मैं भी हमेशा कहता हूँ, जैसे कि जब मैं दोस्तों से सुनता हूँ किसी के बारे में, जो भी मैं जेन्युइनली कहता हूँ, जैसे तारक मेहता के बारे में, एंड आई मीन दैट आई एम नॉट जजमेंटल अबाउट इट, इट्स जस्ट दैट आई एम अ पर्सन हु इज डूइंग अ चैट शो, इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट व्यू पॉइंट्स लोगों के लिए, बट मैं जज नहीं करता हूँ। अगर कोई सामने वाला अगर सामने भी आए, आई विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू दैट पर्सन, क्योंकि जज का काम हमारा होता नहीं है। क्या महिलाओं को सही तरीके से इज्जत दी जाती है शो पर, शूटिंग के दौरान रिस्पेक्ट दी जाती है वहाँ पे? पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा, आपने ये जो वर्ड यूज़ किया ना, जज नहीं मैं करता, ये अगर हर ह्यूमन बीइंग करना शुरू कर देना, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है कि जजमेंट से हट जाओ, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम ये भी करना शुरू कर दें ना, हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ देख के ना जजमेंट बना लेते हैं इंसान के बारे में। इंसान हर समय एक जैसा नहीं होता, रात है तो दिन है, ऐसा होता है ना, फूल है तो कांटे हैं, सुख है तो दुख है। तो ऐसे इंसान अगर एक टाइम पे अगर एंगर है तो दूसरे टाइम में प्यार से बात भी कर रहा होता है। तो हम खाली एक ही उसका पर्सपेक्टिव नहीं देखे। अब आपने जो बात कही अभी उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैंने पहले ही बोल दिया इस चीज़ के ऊपर कि आपको अगर चीज़ों को बेटर वे में चीज़ों को क्रिएट कर देना है तो वो हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं है, कुछ लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर्स चाहिए, तो उसमें अगर उनको अथॉरिटी दी हुई है तो एक बंदा है, उसके घर की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने उस चीज़ के वो करके वहाँ से हट गए वो लोग, क्योंकि उनको लगा कि मुझे अभी इस माहौल में वैसा नहीं रहना है। अब कुछ लोग नहीं हट पा रहे हैं तो उनकी अपनी कुछ की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं। अब जो चीज़ इसको बदल नहीं रहे हैं तो उनका अपना एक सोच है। तो सबकी अपनी अपनी चीज़ें चल रही हैं इसमें ना, ये दुनिया है, ये संसार है, ये ऐसे ही चलेगा। तो इसमें हम जो जैसी बात भी कर लें, मतलब आर women treated all right on the sets with respect, yes या no, या ओके।
हाँ तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा अभी मुझे हंसी इसलिए आ रही है, असित भाई अभी मुझे बोले तो मुझे बोलते हैं, कहते यार अभी ये मेरी रिसेप्शनिस्ट बैठी है, अब अगर मैंने इसको बोल दिया हेलो गुड मॉर्निंग तो मैं ये सोचूं कि मैं क्या इसको हेलो गुड मॉर्निंग भी बुलाया ऐसा, तो अभी ये कुछ और वो नहीं सोच लेगी। बातें बहुत डिफरेंट है दोनों, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो और मैं जो कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है चीज़ है कि असित भाई तो जब मैं था तो सेट पे आने बहुत कम हो चुके थे, तो उस ढंग से चीज़ें नहीं थी। लेकिन कुछ लोग जो अथॉरिटी में थे वो, मैंने बोला ना सैडिस्टिक प्लेजर वाली बात। क्या महिलाओं को सही तरीके से इज्जत के साथ सेट पे ट्रीट किया जाता है, हाँ या ना, या थोड़ा ग्रे एरिया है उसमें? थोड़ा ग्रे एरिया है। अब जैसे असित भाई ने मुझे बोला कि अब मैं ऑफिस में एंटर किया तो सामने रिसेप्शन है, तो रिसेप्शनिस्ट बैठी है, मैं उसको अगर गुड मॉर्निंग हंस के बुलाऊं तो मैं क्या ये सोचता रहूँ कि अब ये इसको किस वे में लेगी, अच्छा या नेगेटिव। तो बेसिकली जो आपने सवाल किया तो उसमें आता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा ग्रे एरिया हो जाता है, लेकिन वो ग्रे एरिया के भी बहुत सारे डेफिनेशंस है किस ढंग से होता है। तो एक ट्रीटमेंट के मामले में हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि खाली वुमेन सेंट्रिक है, वो मेन सेंट्रिक भी है। तो खाली हम उस पर फोकस ना करें वुमेन सेंट्रिक, वो मेन सेंट्रिक भी है। तो वो मतलब बेसिकली सबके साथ होता है, तो वो खाली कैमरा के आगे नहीं पीछे की भी बात है, तो उधर भी बहुत लोग हैं, तो हम फोकस कुछ पर्टिकुलर उस पर नहीं कर दें, सब जगह का है। तो बहुत लोग आके बहुत सी शिकायतें भी करते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी वहाँ पे। मतलब मेरा यही है कि अगर आप परिवार बाकी मानते हैं, प्यार मोहब्बत से कीजिए, सब लोग मिलके पैसे कमाएं, सब लोग प्यार मोहब्बत से करें, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे ढंग से करते रहें और सारी चीज़ें बढ़िया ढंग से हों। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी जो अंदर हैं, अब मेरी कुछ चीज़ें शायद किसी को अच्छी नहीं लगे तो मैं उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा दिल दुखाने का नहीं है। पर जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसके ऊपर जो चीज़ें बेटर हो सकती हैं वो करने की कोशिश की जाए, चाहे अंदर माहौल में करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, रब के लिए मतलब हम लोग प्रेयर्स ही करें, वही कर सकते हैं। जाने से पहले एक सवाल सडनली मुझे एक मैसेज आया कि गुरचरण जी आपके साथ चैट करना चाहते हैं। फटाफट 1-1.5 घंटे में हम लोग रेडी होके यहाँ आ गए। सडनली पाजी को मेरा ख्याल कहाँ से आया, जहाँ पे इतना जल्दी हम लोग ने इंटरव्यू किया। मुझे आया कॉल 7 बजे, ऐसे ही कुछ बोला कि 8:30 बजे सडनली आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ इस बात से। बट सडनली आपने कैसे सोचा? क्योंकि जब आपके इंटरव्यूज हुए थे तो मैंने कुछ मतलब उसमें देखा था, थोड़े थोड़े पार्ट्स में जो चीज़ें थी, तो मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। मतलब आप जैसे बात कर रहे थे सबसे, और आपका जो एनर्जी है ना वो मतलब मेरे साथ मैच करता है एक्चुअली मुझे लगता है हम लोग मतलब एक ही उसमें एनर्जी में हैं, और वैसे ही हमारा बिहेवियर है काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा फील हुआ। आई डोंट नो, अंदर था। और इनसे बात भी हो रही थी मेरी कि किससे क्या कर सकते हैं, तो वो 3-4 लोगों की बात हुई, तो आपका नाम मैंने निकाला या इन्होंने निकाला, मैंने ही निकाला। तो मेरे दिल में आप बसे हुए थे, तो इसीलिए आपका नाम निकला, क्योंकि मुझे बहुत जेन्युइन लगा आपका जैसा जो होता था। और वो मतलब पता नहीं वो अंदर से हो जाता है, वैसा हो जाता है, आई डोंट नो, मतलब रब का वो होना था तो इसलिए वो निकला। और मुझे कल का बोला गया था तो मैंने कहा मैं आज रेडी हूँ, मुझे तैयार होना पड़ता है। बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। हाँ, ओ माय गॉड, थैंक यू तो एक टाइम में तो हमारे डैडी क्या हैंडसम होते थे, हम तो कुछ भी नहीं थे उनके सामने। अभी तो 85 ईयर्स है, तो उस हिसाब से तो बात हुई। तो फिर मैंने कहा पूछ लो भी, अभी अगर करना है 1-1.5 घंटे में, तो मतलब 1-1.5 घंटे मैंने तो अभी बोला था कि अभी करना है, तो आई एम रेडी, तो मैं आ सकता हूँ। मैं कोई सोचता तो हूँ नहीं, मुझे ये बोलना है वो बोलना है, ऑन द स्पॉट जो पूछो, जो रब जी ने बोला। आई एम ग्लैड आपने डिसाइड किया, आई एम ग्लैड कि आपकी टीम ने ये डिसाइड किया। ये जो लड़के हैं आपके साथ बहुत सॉलिड है, धोखा नहीं देंगे आपको, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। जानता हूँ इनको, इनके अंदर जुनून है। ओके, तो ऑल आई वांट टू से इज, पहली बार मिलाओ, आपको स्क्रीन में देखा नहीं है, पर ये ज़रूर सुना है कि अच्छे एक्टर हो। बट आई लाइक यू यार, आई लाइक यू एज अ पर्सन। आपके अंदर एक बहुत सॉलिड मासूमियत है। आई एम टेलिंग, अभी भी स्माइल कर रहे हो। मालूम नहीं आपकी उम्र क्या है, वो कुछ नहीं आता, पर मुझे लगता है कि मेरे सामने मेरा छोटा भाई है, एंड आई फील वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को प्रोटेक्ट करो, आत्मनिर्भर रहो, और याद रखिए कभी भी कुछ भी गलत ख्याल आए, कभी भी आएगा नहीं आएगा, भाई को फ़ोन कर लेना यार, वी वैल्यू योर लॉट। बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं, तो रिमेंबर दैट लव, और आप अकेले नहीं हो उस बैटल में। गुरचरण जी सिद्धार्थ जी, आई लव यू टू। और दोस्तों, आपका अपना सिद्धार्थ कनन शो, कान अपने ऑन रखो। गुरचरण, थैंक यू, बहुत